बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसहाक सत्ती। क्या हाल है नाम तो अशफाक? सुना होगा। ओहो, मैं नाम ठीक तो ठाक सुना। हूँ, आप बताइए खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले आप और मैं जरा वेदर की बात कर रहे हाँ जी। थे एज यूजुअल। अच्छा। सो मैं हमेशा से अच्छा, मैं पहले अपनी यही गुजारिश- कहती हूँ कि सुबह सवेरे मौसम बहुत अच्छा था। सुबह सवेरे अच्छा था, लेकिन कल दोपहर में बिकॉज आई हैड टू स्टे आउट फॉर अ व्हाइल, कल दोपहर में काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा कि सूरज निकला और पूरी आबोताब के साथ महसूस हुआ। 37 डिग्रीज वाज द 37? टेम्परेचर Oh my God. यस्टरडे। तो बस ये है कि अब ये महीना ये ना हो कि इसी तरह से धूप की नज़र हो जाए। भाई धूप हमें अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी कराची धूप वालों को भी आने थोड़ा दें। हक है, सूरज का बारिश भी ना हक है। सही लेकिन बादल ही सही। सूरज का भी हक है, थोड़ा थोड़ा उसे अपने जलवे दिखाने दे, बताने दे जी कि भाई जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ दिखाए ना। प्लैनेट अर्थ है ना, इसने हाल क्या किया एनवायरनमेंट का। तो सूरज बता रहा है कि जी मैं क्या हूँ, मैं बताता हूँ। बिकॉज ऑफ यू पीपल, आप लोगों ने जितनी पॉल्यूशन की हुई है, जितना आप लोग गैसेस और सारी उन चीज़ों का हम देखते हैं कि पूरा एक बना हुआ जी, है, जी। जम्मे गफीर कहेंगे क्या कहेंगे, केमिकल्स का, इन सारी चीज़ों का, धुएं का, तो उस वजह से हमारे एनवायरनमेंट में भी जी काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं और आप कि सोचें खराबी हो कि गई है। इस वक्त हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लोग बीमार हों तो कैसे ना हो। मेरी आवाज़ गवाह है इस बात जहाँ पर आप ये देखिए कि फ़ज़ा में कसाफत इतनी ज़्यादा है, हर रोज़ अगर बात करें मौसम की तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की और उसके पैरामीटर्स की 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150 ब्ला 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 इस पर बात ना करें। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ये कुछ कसाफतें नज़र आने वाली हैं, कुछ ना नज़र आने वाली, और जो हालात हैं टेक्निकली तो हमें अब आदी हो जाना चाहिए था मास्क पहनने का मुस्तकिल बुनियादों पर। अच्छा, उसके बड़े फायदे होते हैं, ये जो वायरल वगैरह होते हैं ना, कोल्ड और इस तरह के Even इन्फेक्शन, dust। उनसे भी इंसान बच और सकता अभी है, भी dust से हम बच कहीं ना सकता है। कहीं कोरोना वायरस के कोई ना कोई वेरिएंट जो है उसके मुतालिक सुनते रहते हैं। कल ही में खबर पड़ी थी कि लंदन में एक मौत भी वाक़ हो गई है अच्छा। एक नए वेरिएंट की वजह से। अल्लाह रहम करे हम सब पर। लेकिन प्रोटेस्ट भी बहुत हो रहे हैं, लोग अभी तक कह रहे हैं कि जी क्या साजिश थी, ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी, कौन से इंजेक्शन लगे। बहरहाल अब तो जो होना था हो गया। टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। महंगाई ने लोगों के चेहरे से मुस्कान ही नहीं, दस्तरखान की रौनक भी छीन ली। दाल, चावल, चीनी, गोश्त सब महंगा हो गया। महंगाई की शरह 27% से ज्यादा हो गई। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत का तनाज़ा। सदर आरिफ अलवी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सदर साहब ने इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये सवालिया निशान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आवाम इंतखाबात में बिला जवाज ताखीर को कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी आईन के मुताबिक बरवक्त, साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात की हामी है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज श्रीलंका में खेला जाएगा। शाहीनों के पास वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर आने का बेहतरीन मौका है। जबरदस्त जबरदस्त जी मैचेस आज से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, मैं फुल एंटरटेनमेंट। तो हाय रे हाय महंगाई हाय हाय करने जा रहा वो था। तो है ही, वो तो बैकग्राउंड म्यूजिक है ही हमारा। हाय रे महंगाई। अच्छा, और लेकिन हम हमारी थोड़ी देर ख्वाहिशात को भी क्या खुश होती हो हैं जाएंगे। कि चूंकि अफगानिस्तान से मैच हो रहा है, इसलिए हमारे पास सुनहरा मौका है कि हम अपनी नंबर 1 रैंकिंग जो पोजीशन है पे आ वो, सकते लेकिन हैं। हम- पैबस्तर है शजर से हमारा उम्मीदें बाहर रैकेट बहुत अच्छा है। बहरहाल अशफाक जो बात कर रहे हैं वो बात हम मजाक में करने की बिल्कुल नहीं है। It's very अशफाक, serious। अब मैं जिस भी इंसान से मिलती हूँ, थोड़ी देर की भी कन्वर्सेशन होती है, वो खातून हो या कोई मर्द हो, वो ये ज़रूर बता रहे होते हैं जी बहुत महंगाई हो गई है, गुजारा मुश्किल हो गया है। फिर वो जिक्र करना शुरू करते हैं जी इतना बिल आ गया, जी इतने पैसे तो पेट्रोल में चले जाते हैं, इतने ग्रोसरी में चले जाते हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं? सदफ, जो चिकन है वो पहुंच से बाहर, मटन सोच भी नहीं सकते, बीफ की कीमत भी आपके सामने है। दाल, प्रोटीन की सोर्सेज हुआ करती थी दाल और उसके अलावा अंडे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जो मेरे भाई इस अंडा 300 वक्त बताएं। इधर उधर अतराफ में मौजूद हैं, 300 नहीं 320, 320। ठीक है। अब 320 रुपए दर्जन अंडे अगर इस वक्त अगस्त के महीने में है, तो जस्ट डू द मैथ कि जब गर्मियों में 80 रुपए अंडे हुआ करते थे तो सर्दियों में होते थे 150 रुपए।
اب یہ جو گرمیوں میں انڈے 320 روپے ہیں تو کیا یہ سردیوں میں جا کے 400-500 تک نہیں پہنچیں گے؟ سردی تک تو چھوڑیں، گرمی تک ہی ہم اپنا گزارا کر لیں. ایک زمانہ تھا کہ یہ اصطلاح مشہور تھی 260 کی بڑی ڈبل روٹی. ہاں یہ اصطلاح مشہور تھی جی. یہ اصطلاح مشہور تھی کہ جناب انڈے جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں. اب انڈے پھینکنا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، انڈے مارنا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، نہ ہی ٹماٹر. یہ وہ تھی کہ بھائی کسی کا ٹماٹر 160 روپے کلو. میں ریٹ بتا دیتا نا بیکاز یہ ٹماٹر 160، ادرک 950 روپے کلو. مطلب مجھے بتائیے کہ جب آپ 2000 روپے لے کے جائیں اور جب سبزی خریدنے کے لیے آلو جس کی پیداوار اتنی ہوتی تھی کہ وہ 40 روپے کلو سے زیادہ میں اویلیبل نہیں ہوتا تھا آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے. آلو ابھی 110 روپے کلو پھیکا، 110 سے 120، اور میٹھا جو ہے وہ نسبتاً اس کے ریٹ سے. پیاز کا آپ ریٹس کا اندازہ کر لیں. آلو اور پیاز کی بات کر رہے ہیں 20 سے 30 کے درمیان ہوتا تھا، اور یہ ایسی اشیاء تھی گھر میں کہ جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا 20 سے 30 میں آپ کو پودینے دھنیا کی گڈی نہیں ملتی. آپ آلو بنا لیتے تھے. اور پہلے زمانے میں تو ہم یہ بھی سنتے تھے کہ جب سبزی خریدنے جاتے تھے تو وہ ہری مرچ ڈال دیتے تھے، صدف پہلا زمانہ نہیں، ابھی 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے. لیکن اب تو میں اسے پہلا زمانہ ہی بولوں گی بیکاز ہمارا جو ایک گیپ آیا ہے جو لوگوں کی پرچیزنگ پاور کا ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے صدف، میں آپ کو بتاؤں یہاں پر رہتے ہوئے نا بی کے ایس کے ساتھ مجھے ایک دفعہ ہم جوڑیا بازار گئے شوٹ کے لیے، تو جو ہمارا محلے والا تھا یہ سبزی والا، تو وہ ادرک وہ دے رہا تھا 100 روپے پاؤ. وہاں سے جوڑیا بازار سے جو ادرک ملی وہ تقریباً 200 روپے کلو تھی. میں نے کہا یار دیکھو کتنا فرق ہے. ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ ادرک 950 سے 1000 روپے کلو. اچھا جی، ذرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو شرح آئی ہے ادارہ شماریات کی جانب سے، اس میں یہ فرما رہے ہیں جی دال چاول چینی گوشت سمیت سب مہنگا ہو گیا ہے اور 32 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جبکہ سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح بھی 27.5% پر پہنچ گئی ہے. کہا کیا جا رہا ہے ڈالر کی اونچی اڑان، روپے کی تنزلی کا سلسلہ نہیں تھم رہا ہے. انٹر بینک میں ڈالر پیش قدمی کرتے ہوئے 297 روپے سے تجاوز کر گیا ہے. ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں جی یہ تو صرف گروسری کی حد تک، کھانے پینے کی اشیاء تک مسائل ہیں. اس کے ساتھ لوگ اپنے گھروں میں بچوں کی فیس بھی دیتے ہیں، بجلی کے بل بھی بھرتے ہیں، رینٹ بھی دیتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ ادھر سے ادھر جائیں گے تو آپ نے پیٹرول پہ پرائس جو اس کے ہے اس کے مطابق آپ نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہوگا. صدف ایک اور چیز ہے کہ 60 روپے درجن کیلے ملا کرتے تھے، ان کے ریٹس ابھی دیکھنے کے یہاں پر ہیں. مطلب ہر چیز ہی مہنگی ہوتی چلی گئی. کراچی کی نمائندگی میں نے کی اور کراچی سے جو ریٹس وغیرہ تھے وہ بتائے، اور صدف نے بھی ظاہر ہے اس کے اندر اپنا ساتھ دیا اور اپنا حصہ ڈالا. ملک کے دیگر شہروں میں کیا صورتحال ہے تو ہمارے بھائی ہمارے نمائندگان وہاں سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کون کون ہے؟ مرزا احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی ملتان سے. پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں شہزاد محمود، اور یہ ہمیں وہاں کی صورتحال سے جی تو یہ صورتحال جان لیتے ہیں. کراچی کا تھوڑا بہت مسئلہ جو ہے وہ ہم نے بتا دیا ہے کہ، لیکن ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بھرپور طریقے سے اس حوالے سے مزید بھی آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارے نمائندے شہزاد محمود پشاور سے، ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں. شہزاد آپ بتائیے گا کہ یہاں پر بھی یہی حال ہے، چاہے وہ مٹن ہو چاہے وہ چکن ہو، کہ پرائس جو ہے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں مہنگائی کی اگر ہم بات کریں تو خیبر سے کراچی تک یہی صورتحال ہے. بدقسمتی سے یہاں پر جو مختلف دکاندار ہے، بیوپاری ہے، جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے. چلے یہ بھی حقیقت ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہے. تاہم بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر نہ تو وفاق، نہ صوبائی اور نہ ہی مقامی انتظامیہ کا جو رول ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اسی مناسبت سے ٹھیک ہے اشیاء خوردنوش کی قیمت بھی بڑھنی چاہیے. تاہم خود ساختہ جو ریٹس ہے اس کا رجحان جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. قطعی طور پر ہم نے وفاق، صوبائی اور مقامی جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے اس رجحان کے مکمل خاتمے کے لیے، مکمل بہتری کے لیے ہم نے ابھی تک کوئی بھی ایسا لائحہ عمل دیکھنے کو نہیں ملا جس کو وہ اپنا کر عام آدمی کو ریلیف فراہم کرے. پشاور کی جو سب سے بڑی چکن مارکیٹ ہے وہاں پر ہم موجود ہے. اگر ہم چکن جو کہ ایک اب تو چکن کانا جو ہے وہ عوام بھول گئے ہیں، تقریباً 180 روپے فی کلو جو چکن کی قیمت تھی وہ بڑھ کر آج جو ہے 420 روپے تک گزشتہ کئی مہینوں سے ہوتے ہوئے آج 420 روپے اس کی فی کلو قیمت ہے.
ये चिकन की जो कीमत है वो है। इस तरह अगर आप चीनी को देख ले, मटन की कीमत को देख ले, मटन तो लोग भूल ही गए हैं, इन हालात में मटन कौन खा सकता है। और इसके साथ साथ जो दीगर गोश्त है उसकी कीमत देख ले तो उसकी कीमत 850 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। अवामी हलकों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो ज़िम्मेदारान है उनकी तरजीहात में महंगाई का खात्मा शामिल नहीं है और इसी वजह से अवाम इस अजाब को भुगत रहे हैं। न सिर्फ महंगाई है, आप अपने गर्दोपेश को देख ले, बिजली गैस के जो बिल हैं और इसके साथ साथ घरेलू जो दीगर अखराजात है तो वो दिन ब दिन जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। हिसाब से हम तब्दीली देख रहे हैं। और अगर आप पहले हम देखते थे कि 2 महीने सस्टेन कर जाती थी कीमतें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और बिजली के और पेट्रोल के निर्ख भी 15-15 दिन में बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में अशिया खरीदने जाएं शफा, तो घंटों में कीमतों में तब्दीली आ रही है। ऐसे ही है और वो रेट्स भी नहीं बताते। अच्छा मिर्जा साहब, आप जरा बता दीजिएगा कि मुल्तान में क्या हो रहा है। जाहिर है कि निर्ख हमने यहाँ के बताए और अब ये है कि एक तो सिलसिला होता है महंगाई का, दूसरा होता है नाजायज़ मुनाफाखोरी का, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता, प्राइस कंट्रोल का महकमा काम नहीं करता। क्या मंजर देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्तान में भी रोज़मर्रा ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनमें मुसलसल इजाफा जो है देखने में आ रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं तो सही, लेकिन वो अपने सिर्फ नाम तक महदूद हैं, कहीं नज़र नहीं आती। गल्ला मंडी या सब्ज़ी मंडी की बात की जाए तो उसकी निस्बत मार्केटों में जो है नेट नर्ख जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको बताते चलूँ कि चीनी के 10 रुपये इजाफे के साथ जो है 160 रुपये फ़रोख्त हो रही है। चावल कच्ची बासमती जो है 370 रुपये फ़रोख्त हो रहा है 20 रुपये इजाफे के साथ। दाल मूंग जो है 20 रुपये इजाफे के साथ 260 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। दाल माश जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ जो है 550 रुपये फ़रोख्त हो रही है। दाल मसूर जो है वो 30 रुपये इजाफे के साथ 280 रुपये फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह तेल की बात की जाए तो जो लोकल ब्रांड्स हैं वो 480 रुपये फ़ी लीटर का पैकेट है, जबकि जो महंगे ब्रांड है वो 600 रुपये फ़ी लीटर का है। लेकिन दुकानदार ये नवीद सुना रहे हैं कि आने वाले रोज़ में यानी अगले दिन जो है इसके भी नर्ख जो है वो बढ़ने की नवीद सुना दी गई है उनको गल्ला मार्केट से। चाय की पत्ती की बात की जाए तो 100 रुपये इजाफे के साथ 1700 रुपये फ़ी किलो की पैकिंग से 2200 रुपये फ़ी किलो की पैकिंग जो है फ़रोख्त हो रही है। लेकिन इसमें जो है पैकिंग में 900 ग्राम की जो है वो पैकिंग आ रही है, 1000 ग्राम की पैकिंग नहीं आ रही। गरम मसाले की बात की जाए तो 100 रुपये उसमें भी इजाफा हो गया है। 2500 रुपये फ़ी किलो जो है गरम मसाला फ़रोख्त हो रहा है। सब्जियों की बात की जाए तो बैंगन यहाँ पर 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। गाजर भी 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। गोभी 120 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। लहसुन की बात की जाए तो 40 रुपये इजाफे के साथ 320 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। और अदरक जो है वो 1000 रुपये फ़ी किलो परचून रेट है जो दुकानों से आज के दिन फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर अंडों की बात की जाए तो 290 से 300 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो मुल्तान शहर में नज़र ही नहीं आती। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है अशिया खुर्द व नोश का मुख्तलिफ रेट है। दुकानदारों के भी अपने रेट हैं, सब्जी वालों के पास जाएँ उनके भी अपने रेट है, लेकिन कोई प्रॉपर चेक के बैलेंस जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से नज़र नहीं आता। कोई नजर नहीं आता, आवाम को पूछने वाला कोई नहीं है। महंगाई का ये हाल है। थैंक यू सो मच शहजाद महमूद। मिर्जा अहमद अली हमारे साथ थे और ये हमें मुल्तान और पेशावर की सूरत हाल बता रहे थे। हमने आपको कराची की सूरत हाल बताई। कमो बेश पूरे मुल्क में जी यही जो है कीमतें हैं, इन्हीं कीमतों पर दस्तयाब है और इन कीमतों पे आप घंटा 2 घंटा एक दिन रिलाय भी नहीं कर सकते, अगले दिन इन्हें फिर चेंज जाना होता है। अच्छा जी, अब एक खबर शामिल करने जा रहे हैं आप। ये इलाका जो हमारे जो मुल्क के बालाई इलाके हैं उनमें से एक इलाका है बडगराम, और इन इलाकों में जाहिर है कि सफ़र करने के लिए ख़ास तौर पर दरिया के ऊपर से जा रहे हो या दूर अफ्तादा इलाके हों, आप चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये कोई तफरी की गर्ज से नहीं होता, ये बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूरी होती है। आप इसके अंदर जो है वो 4 घंटे से 8 अफराद इस चेयर लिफ्ट में फंसे हुए हैं। वजह यह है कि 3 रस्सियां हैं, 3 रस्सियों में से 2 रस्सियां टूट चुकी हैं। अब ये इस वक्त आसमान में एक तरह से फंसे हुए लटके हुए हैं, आसमान में मुअल्लक हैं और नीचे खाई है। 4 घंटे हो चुके हैं इस बात। 4 घंटे में अभी तक क्यों कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई? जरा पूछते हैं नूरुल्लाह हमारे नुमाइंदे साथ है। नूरुल्लाह बताएं, 8 लोगों की जिंदगी इस वक्त दाव पेच पे लगी हुई है, 4 घंटे हो गए, तो क्या किया जा रहा है? रेस्क्यू कैसे करेंगे इन्हें? कुछ कोशिशें की गई हैं? जी बिल्कुल, ये बटाग्राम की दूर अफ्तादा तहसील है। इसका इलाका है पाश्तो से जंगड़ी, पाश्तो और जंगड़ी के दरमियान ये एक चेयर लिफ्ट है जो मकामी लोग आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें 8 लोग जो है वो गुज़श्ता 4 घंटों से 2 रस्सियाँ टूट चुकी है
اور 4 گھنٹوں سے یہ جو لوگ ہیں یہ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی تک کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے کیونکہ یہ ضلعی ہیڈ کوارٹر سے بھی تقریباً 4 گھنٹے دور ہے. جی تو کوششیں کیا کی جا رہی ہیں؟ آپ نے کہا کوئی وہاں پہ مشینری پہنچنے کے چانسز ہیں اگر یہ راستہ عموماً یوز کیا جاتا ہے؟ جی بالکل مشینری پہنچنے کا کوئی بھی راستہ وہاں پہ نہیں ہے. دور افتادہ علاقہ ہے, بہت زیادہ خراب روڈ ہے, پہاڑ ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, اگر حکومت جو ہے وہ ہیلی سروس کے ذریعے ان افراد کو ریسکیو کرے تو یہ افراد ریسکیو ہو سکتے ہیں. یہ جو 8 افراد ہیں ان کے جو گھر والے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ آ کر لیکن اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے, دیکھیں جب چیئر لفٹ وغیرہ ہوتی ہے نا تو ناظرین کو بھی اپنے ذرا بتاتے رہیں کہ بیسیکلی آپ مری کی سائڈ پہ ایوبیا کی سائڈ پہ بھی جائیں, وہاں پر بھی چیئر لفٹس ہوتی ہیں لیکن وہاں پر سیاحتی غرض سے لوگ جاتے ہیں تو وہاں کی مینٹیننس تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ جو کیبلز ہوتی ہیں نا یہ لوہے کی کیبلز ہوتی ہیں, مطلب اس کے اندر دوسرے میٹل یوز کی جاتی ہے جو کہ کافی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. یہاں پر چکر یہ ہے جی جی تو ان کے لیے بھی کچھ ایسے انتظامات کیے جا سکتے ہیں, ہیلی کا انتظام کیا جا سکتا ہے, تو وہاں متعلقہ ابھی تک کوئی ایسے بیسیکلی جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ ان کے پاس کیا ایس او پیز کوئی ایسی موجود ہیں کہ ان کیس آف این ایمرجنسی لائک دس لوگوں کو سیفلی ریسکیو کیا جا سکے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی منصوبہ آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے خدا نخواستہ تو اس صورت میں کیسے نمٹا جائے. تو یہ بیسک کویسچن ہے جو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے ان 8 افراد کی زندگی بچانا جو کہ اس لفٹ میں 4 گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں. اور جس طرح سے صدف بھی حوالہ دے رہی تھیں کہ اس وقت کوئی ہیلی کاپٹر ہو وہ یہاں پر آئے تو اس کی مدد سے ریسکیو کیا جا سکے, لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ بیکاز آپ اندازہ کیجئے کہ جب ہیلی کاپٹر بھی فلائی کرتے ہو آئے گا تو اس کے جو اس کے بلیڈز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ایک ہوا کا پریشر ہوتا ہے اس سے کہیں رسی ڈیمیج نہ ہو جائے. There are so many things ڈینجرس سچویشن, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکتا ہے اور اتنا رسک لے کے ظاہر ان راستوں سے لوگ گزر رہے ہیں. ہمارے نمائندے ان سے مزید بھی صورتحال پر جانیں گے اور آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے. تو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اشفاق وہ مہنگائی کی ہو رہی تھی, اور جب ہم صرف مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں بتاتے جی کہ کھانے پینے کے اخراجات بہت ہو گئے, ہم بتا رہے ہوتے ہیں جی آپ کے جو بلز ہیں, آپ کے جو پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری میں جو پیسے ادا کر رہے ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اب تاجر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کراچی کی تاجر برادری نے کہ وہ بجلی کے بلز ادا نہیں کریں گے, بہت زیادہ بلز آ رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. تاجر رہنماؤں کہنا ہے کہ آمدنی 25% ہے اور اخراجات 75% ہیں, تو ایسے میں کیسے گھر چلائیں, اور اسی وجہ سے ہم کاروبار بند کرنے پر مجبور ہیں. تو یہ کم و بیش تمام ہی ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال لوگوں کی, مطلب ہر طرف لوگ پریشان ہیں, کوئی نہیں ماں سوائے وہ لوگ جو کہ حکومت میں ہوں یا جن کو فوائد موصول ہو رہے ہوں تمام تر صورتحال پرسنٹیج ہے نا سب کی. جی جی تو وہ بس سکون میں, یا پھر اچھا ایک اور بھی ہے صدف مجھے بتائیے, ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہ اس وقت جن کا کاروبار بھی بوم کر رہا ہوگا, جو ترقی بھی کر رہے ہوں گے, جو ظاہر ہے کہ جن کے مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے عام لوگوں کے ہیں. دوسرا طبقہ جی جی آپ یہ دیکھیں نا ریٹیلرز پہ کہاں سے ٹیکس ہے, زراعت کے شعبے پہ آپ کے کہاں سے ٹیکس ہے, کئی اور ایسے لوگ ہیں جن کی مطلب اوپر ٹیکس نہیں لگتا ماشاءاللہ سے. اور اب تو لوگ اپنے بجلی کے بل دیکھتے ہیں یونٹس کے تحت وہ اندازہ لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب اتنا تو ہم ٹیکس میں دے رہے ہیں, آدھا پیسہ تو ٹیکس میں جا رہا ہوتا ہے, اتنے آپ نے یونٹ یوٹیلائز نہیں کیے ہوتے جتنے کہ وہ ٹیکس کی مد میں بجلی کے بل ادا کیے جا رہے ہیں. اور تاجر رہنما کہہ رہے ہیں کہ عوام کی طرح وہ بھی اس مہنگائی کے دلدل میں پھنس رہے ہیں, تو سوچیں عوام سے ریلیٹ کرنے لگے. اب تاجر بھی ماشاءاللہ ظاہر ہے ان کے کاروبار ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جی کہ صرف ان کی کاروباری میں کچھ منافع نہیں ہو رہا, لیکن سبھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور دیکھتے ہیں جی اب اس کا حل نگراں سیٹ اپ ہے پورے ملک میں کیا نکالتا ہے. اگر تاجر برادری کہہ دیتی ہے جی کہ بھائی وہ تو کہیں گے جب ان سے یہ پوچھا جائے گا وہ کہیں گے ہمارا کام تو الیکشنز کو دیکھنا ہے, ہمارا کام معیشت کو دیکھنا نہیں. لیکن جب الیکشن کے حوالے سے پوچھا جائے وہ کہیں گے ہمارا کام تو معیشت کو سنبھالا دینا ہے, ہمارا کیا کام ہے وہ ہم بہتر جانتے ہیں. نگراں وزارت ہم منتخب حکومت نہیں ہیں, بڑی اچھی جاب ہے اس لحاظ سے, کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے. میں نے کہا تھا آپ ٹرائی کرتی ہیں صدف, میرا تو نام کسی نے اپروو نہیں کیا. اچھا جی اب سیاسی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں جی. آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بلز پر دستخط کا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے جی. صدر صاحب نے اپنے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کی خدمات
اسٹیبلشمنट ڈویژن کو واپس کر دیں. یہ ویسے ٹویٹ کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا کام, تاکہ اس وقت جو ہے وہ دکھی تھے تو وہ کرٹیسزم نہ ہوتا. اچھا, وقار احمد صاحب نے اپنے اوپر لگائے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. صدر صاحب کو لکھے گئے خط میں وقار احمد نے درخواست کی کہ ایف آئی اے سے انکوائری کرائے تاکہ ذمہ دار کا تعین ہو سکے. آپ دونوں بل سے متعلق حقائق سے آگاہ ہیں, تو یہ دیکھ لیں. اچھا, اب اس پہ جی سابق وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا, وہ لندن پہنچ گئے. کہتے ہیں جی صدر کے بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں, صدر مملکت کو جواب دینا پڑے گا. صدر صاحب نے اتنے دن انتظار کیوں کیا, یہ سوالیہ نشان ہے. اچھا جی, پھر اچھا ہے, سنائیں جی. صدر پاکستان کو اگر جو آج یہ قانون نے بیان دیا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور انکوائری کے ذریعے, شفاف انکوائری کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. صدر کسی بل کو اگر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ سائن کرتے ہیں, اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ سائن کرتے ہیں. تو اس میں زبانی کلامی والی بات تو ہے ہی کوئی نہیں. اور صدر صاحب نے اتنے دن انتظار کیوں کیا, یہ ایک بذات خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کو اب یاد آیا. جو سنڈے کو انہوں نے یہ ٹویٹ کی, اس سے پہلے کیوں نہیں ان کو یاد آیا؟ جب انہوں نے اگر ہدایات دی تھی تو وہ سمری ان کے پاس کیوں نہیں آئی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ واپس کر دیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, اور صدر صاحب کو اس کا جواب دینا پڑے. اچھا جی, اب مزے کی بات یہ پیپلز پارٹی فائنلی جاگ گئی ہے, اور جاگنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ انتخابات تو بر وقت ہونے چاہیے, بلا جواز تاخیر کو عوام قبول نہیں کریں گے. جبکہ پیپلز پارٹی اس سیٹ اپ کا حصہ تھی جس نے ہر وہ جواز جس سے الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے تھے اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے. بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں جو حالات ہیں ایسے میں عوام انتخابات میں بلا جواز تاخیر کو قبول نہیں کریں گے, اور پیپلز پارٹی آئین کے مطابق بر وقت صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی حامی ہے. یہ فرما رہے ہیں جناب. اچھا جی, ایک تو یہ ہو گیا. پھر استحکام پاکستان پارٹی کیسے پیچھے رہے, ان کے سربراہ ترین صاحب جہانگیر ترین. جی, بات گھوم پھر کے پھر آتے ہیں صدر صاحب کی نے جو ٹویٹ کیا, اس کے بعد جو ایک بڑا ہمارے سامنے مسئلہ آ گیا ہے, کیا ہے یہ؟ اور ایسے میں اٹارنی جنرل فار پاکستان انور منصور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ صدر کی جانب سے بھیجے گئے دونوں بل وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہونے کے بعد صدر نے اس پر ٹویٹ کی ہے. تو اس کی پھر ظاہر قانونی حیثیت کیا ہے؟ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وقار احمد, وہ فرما رہے ہیں جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. نہیں, اور وقار صاحب کو بھی خدمات بعد میں واپس کی اور ٹویٹ پہلے اور کیا, صدر صاحب نے ٹویٹ پہلے کر دی. اب ہمارے ساتھ موجود ہے حسن ایوب, تجزیہ کار, ان سے ذرا جانتے ہیں. حسن بتائیے گا, اب یہ قانونی پیچیدگیاں اس میں شامل ہوتی جا رہی ہیں, اب تو ان کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی ہٹا دیا ہے, تو اب کیا آپ صورتحال اور منظرنامہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آگے یہ معاملہ مزید کھینچے گا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو صدق یہ ہے کہ یہ انور منصور نہیں ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان, وہ منصور عثمان عوان نام ہے. سوری. ہاں جی. تو دوسرا یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال اس وقت موجود ہے, اس میں ایک جو ہے وہ یہ مسئلہ اس پیچیدگی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ صدر پاکستان نے جو آئین پاکستان کے تحت ان کو جو ایک رول اسائن ہوا تھا, اس پر عمل درآمد کے حوالے سے انہوں نے انحراف کیا ہے. آئین کا آرٹیکل جو 75 کا کلاس 1 ہے وہ بڑی واضح ہے کہ جب کوئی بھی بل پارلیمنٹ منظور کر کے پریزیڈنٹ کو بھیجتے ہیں تو صدر پاکستان کی یہ اوبلیگیشن ڈیوٹی ہے, کیونکہ جو 75 کے 1 میں جو ہے وہ ورڈ شیل استعمال ہوا ہے, جہاں ورڈ شیل آ جائے وہ لازمی ہوتا ہے, وہ لازمی انگریزی میں جی, اس میں جو ہے آپ نے عمل درآمد کرنا ہی کرنا ہے. تو اس میں دو آپشنز پریزیڈنٹ کے پاس تھیں, یا تو وہ بل کو منظور کرتے, اور اگر انہوں نے منظور نہیں کرنا تھا تو وہ واپس ریفر کر دیتے ہیں پارلیمنٹ کو. اس کے اوپر جب ریفرل بھی کریں یا منظور کریں, دونوں صورتوں میں پریزیڈنٹ نے ان کے اوپر دستخط ثبت کرنے ہوتے ہیں. اور اگر وہ جب واپس انہوں نے بھیجنا تھا تو بھیجنے کے ساتھ جو ان کے پریزیڈنٹ کے اعتراض ہوتے ہیں, جو ان کی اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہے, اس کو آپ دیکھیں, اس کو آپ تبدیل کریں, یا ان کے اوپر یہ آبجیکشنز ان کے ہوتے ہیں, وہ آبجیکشنز جو ہے ان رائٹنگ لے کر آتے ہیں. لیکن جو منصور عوان صاحب جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں, ان سے جب کل میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک کے یہ دونوں بلز جو ہیں جو انویلپ سے جس طریقے سے پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ نے موصول کیے تھے ویسے ہی واپس انہوں نے پرائم منسٹر آفس کو بھجوا دی ہیں. اچھا, لیکن یہ مجھے ذرا بتائیے گا حسن, چونکہ آپ اس سے پہلے کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں اور سارے معاملات سے واقف بھی ہیں کہ ہاؤ ڈز تھنگز ورک,
ये बेसिकली जब ये मामलात जाते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि असम्बली से गए हैं, उसके बाद तो काफ़ी लंबी फहरिस्त होती है, अच्छा खासा स्टाफ होता है, सेक्शन ऑफिसर से लेके जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फिर ऊपर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। तो वो तो मैंने तो सुना था कि जी वो अपने नोट्स फॉर कंसिडरेशन भी ऐड करते हैं चीज़ें हर बिल के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्टाफ रिमाइंड भी तो कराता होगा ना जी। वो जिस तरह प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ने अपने खत में कहा है कि 3 रिमाइंडर्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। अब देखें, बात ये है कि प्रेसिडेंट ने जो है वो कहा कि उनके अमले ने उनको उन्होंने वापस करने का कहा था बिल्स को, और वो वापस नहीं किए, जबकि जो उनके अमले के जो सरबराह थे, यानी उनके सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट या प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वकार अहमद साहब, उन्होंने खत में कह दिया जी कि मैंने तो 3 रिमाइंडर दिए हैं और वो डायरी नंबर भी बता दिया उन्होंने। तो अब ये मामला जो है ये इतना सादा नहीं है, ये मामला जो है और इतना पेचीदा भी नहीं है। यानी अब इस मामले के ऊपर अगर FIA इंक्वायरी करता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन हसन, मुझे एक बात बताइए, जो हमारे कई तज्जियाकार हैं, कल हमारी जैसे जुबैरी साहब से भी बात हो रही थी, आबिद जुबैरी साहब, वो कहते हैं कि जी वो लिखना ज़रूरी, मतलब ज़ाहिर है कि माहिर कानून ज़ाहिर है कि हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि जी ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बस वापस भिजवा दिया तो ज़बानी अहकामात। लेकिन मेरा उसमें क्वेश्चन ये था कि कोई करस्पॉन्डेंस का रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि पता चले कि सदर साहब ने ये कहा, भले वो खुद ना लिखें, लिखवाएं और उसके ऊपर सिग्नेचर करें कि जी ये मेरा इस पे नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे कि आपने 75(1)B का हवाला जैसे मैं दे रहा हूँ, उसके अंदर भी यही था कि अपना जो है वो कोई मैसेज उसमें कन्वे करें कि किस तरह से करना है। इस पे तवज्जो लोग क्यों नहीं दे रहे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चाहिए अशफाक के 75 का ये 1 हिस्सा अभी अप्लाई होता है इस पे या B हिस्सा अप्लाई होता है? 2 हिस्से हैं ना 75 आर्टिकल के। एक तो ये है सेंड कर दें ना, उसी का B कहता है कि सेकंड में ये है कि इट इज डीम्ड टू बी लाइक वो थर्ड पार्ट है, ठीक है। लेकिन पहले हिस्से में तो ये है कि भेजेंगे, फिर वापस सदर साहब के पास दोबारा आ सकता है, तब अगर वो नहीं करते देन इट विल बिकम लॉ। नहीं, ये ऐसे नहीं है। इसमें होता ये है कि जो 2 ऑप्शंस हैं, उन दोनों ऑप्शंस पर अगर प्रेसिडेंट अमल नहीं करते तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस आप देखें। अगर यानी पहला चीज अगर आई है कि उन्होंने उसको असेंड कर दिया तो मामला खत्म हो गया। हाँ जी। और अगर 10 दिन में 75 के 1 की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ही बात अगर उसमें करें तो प्रेसिडेंट असेंड भी नहीं करते और वापस भी नहीं भेजते, तो फिर क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट जो है 10 दिन की मोहलत तो दी है ना प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने। 10 दिन से अगर वो तजावुज करते हैं, जो इस मामले में तजावुज हुआ है, तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूरे 5 साल अपनी पूरी टर्म उस बिल के ऊपर बैठ सकती है? सवाल तो ये है। क्या अगर वो बैठ जाते हैं और तो फिर आइन क्या कह रहा है हसन? उसमें मैं यही बात कर रहा हूँ ना, तो फिर इसीलिए आइन जो है ना कि ये इस डीम टू बी असेंट हो जाएगा कि 10 दिन के बाद अगर प्रेसिडेंट वापस नहीं भेजते। नहीं, आइन में ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इसी आर्टिकल में जिसका हवाला आप स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ, लेकिन देखें आइन पाकिस्तान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब आईने पाकिस्तान में हर चीज का एक सोल्यूशन मौजूद है। जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में कि ये एक जिंदा जावेद दस्तावेज है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट अगर 5 साल के लिए किसी बिल पर बैठ जाए और जो बिल पार्लियामेंट मंजूर करके भेजा जाए और प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर 5 साल के लिए बैठे, ना उसको असेंट करें ना उसको वापस भेजें, तो पार्लियामेंट तो डिसफंक्शनल हो गया। दूसरी चीज, तो फिर ज्वाइंट सिटिंग वाला ऑप्शन है वो कहाँ जाएगा? अगर प्रेसिडेंट 10 दिन से ज्यादा अगर बैठते हैं तो 10 दिन बाद तो आपने वापस भेजना है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने उसके ऊपर जॉइंट सेटिंग कॉल करके उसकी दोबारा मंजूरी लेनी है। तो ये रिमाइंड कराना किसका काम है सदर साहब को? ऑप्शन है जॉइंट सेटिंग वाला, वो जो ऑप्शन अवेलेबल है पार्लियामेंट के पास, वो भी जो है वो डिसफंक्शनल हो गया। तो ऐसे नहीं हो सकता ना। मुल्की निज़ाम इस तरीके से चलता है, जो फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जब 18वीं तरमीम के अंदर भी जो है ये मामला आपके सामने आया तो उसमें प्रेसिडेंट के इख्तियार को बड़ा महदूद किया गया। इससे पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास इख्तियारात काफी ज्यादा थे। इससे पहले अगर बात की जाए तो 8वीं तरमीम जब की गई थी तो 8वीं तरमीम से पहले तो प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं थे। ये तो 8वीं तरमीम में पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया गया प्रेसिडेंट पाकिस्तान का। इससे पहले तो प्रेसिडेंट का रोल ये भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा लेट्स बी प्रिसाइज। ये जो आपने बात की ना कि सदर अगर 5 साल के लिए लेके बैठ जाए तो फिर उस सूरत में क्या हो, उसमें जरा से क्लैरिटी भी देते हैं ना। गालिबन आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये 2 अगस्त को भेजा गया था। 2 अगस्त को भेजा गया तो 10 दिन बनते हैं उसके 12 तारीख तक मैक्सिमम, तो तब तक ये वापस सदर साहब की जानिब से नहीं भेजा गया। जी, ये 2 बिल हैं जी। एक बिल जो है इसकी मियाद 10 दिन की पूरी हुई है 17 तारीख को। अच्छा। और दूसरे बिल की जो है आर्मी एक्ट की आई बिलीव जो है वो पूरी हुई है 12 तारीख को।
एक 17 और एक 12 को। तो ये दोनों का जो गजट नोटिफिकेशन उन्होंने किया है उसमें भी वर्ड डीम्ड इस्तेमाल किया है और ये 18 तारीख का नोटिफिकेशन किया जा रहा है। अच्छा, तो अब तो ये मामला अदालत भी चला गया है ना हसन, तो आप वहाँ पे क्या हाई कोर्ट में जरूर चला गया और हाई कोर्ट भी इस मामले को देखेगी। तो प्रेसिडेंट ने देखें अपना रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरफ हम कहते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात ना कराना जो है आइन से खिलवाड़ है, तो जो प्रेसिडेंट साहब ने किया है क्या वो आइन से खिलवाड़ नहीं है? बड़ी सिंपल सी बात है कि शेल का वर्ड यूज है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल है उस रोल को उनके हालत के मुताबिक उन्होंने उस पर अमल करना है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर अमल कर नहीं कर रहे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये इंप्रेशन है। तो वकार साहब इस पे क्या कहते हैं? बेसिकली वकार साहब ने जो बात की है, जो उनके सेक्रेटरी थे, वो क्या कहते हैं? वकार साहब ने तो यही कहा कि उन्होंने उनको 3 रिमाइंडर दिए हैं, उन्होंने उसका डायरी नंबर बता दिया है और उन्होंने कहा है कि जी आप जो मुझे आपने रिलीज किया है, मेरी खिदमत वापस एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भेजी हैं, वो आपने गलत किया है, मैंने तो आपको रिमाइंडर भी दिए हैं। वो रिमाइंडर रिटन फॉर्म में है, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है? जी डायरी नंबर बता रहे हैं ना, लेटर उन्होंने लिखी है, वो रिटन फॉर्म में है। वो जो उनके रिमाइंडर्स हैं वो रिटन फॉर्म में। और सेकंड मजे की बात ये है कि जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसकी डायरी नंबर होती है। जैसे इशफाक ने शुरू में अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो हर चीज का डायरी नंबर होता है, कि जब सेक्शन ऑफिसर से मिसाल दी थी कि जब डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है, डिप्टी सेक्रेटरी से जब जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है, जॉइंट सेक्रेटरी से सेक्रेटरी के पास जाता है, तो हर चीज के ऊपर जो है वो डायरी नंबर और हर एक के साइन ऊपर शब्द होते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट साहब के पास भी जब एक चीज गई है, अगर उन्होंने वापस भेजनी थी तो उस पर उन्होंने साइन करना होता है, कमेंट्स देना होता है, जो कि प्रेसिडेंट साहब ने नहीं किया। ये डिलिबरेट है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है सदर पाकिस्तान? बिल्कुल, ये बात तो बड़ी ऑब्वियस जाहिर हो गई है, क्योंकि 20 अगस्त को प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने ये बिल्स वापस जब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाए हैं तो उनके ऊपर दस्तखत नहीं किए, ना ही अपने कमेंट्स दिए हैं। ठीक है हसन, थैंक यू सो मच। और हसन की तो अपनी राय ये है कि सदर साहब ने जानबूझकर किया है। लेट्स सी, अब अदालत में मामला चला गया है और तहकीकात की बातें हो रही हैं। वजीर आजम साबिक कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं। चलें जी, एक बार से खैर मकदम आपका। भाई वो चक्कर ये है कि मसाइल कराची शहर में बहुत से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हैं, सीवरेज के मसाइल, न जाने क्या क्या मसाइल। लेकिन एक चीज़ है कि फ्लाईओवर जब यहाँ पर कोई बनता है तो उस पर काम बड़ा स्विफ्ट भी होता है और फ्लाईओवर लोगों के लिए वैसे फ़ायदेमंद भी होता है। अभी जिस फ्लाईओवर का तो हम अंडरपास की बात कर रहे हैं, जो हाँ जी, मैं ओवरऑल एक जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर होते हैं ना, अंडरपासेस, फ्लाईओवर, कमाल यहाँ पे बहुत काम होना जरूरी है। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए वाली बात हम कहेंगे कि गुलिस्तानी जौहर अंडरपास को बहुत ही कम टाइम में, कलील मुद्दत में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया है और शहरियों के लिए अब इसे खोल दिया गया है। तो ये बताया जा रहा है जी 1 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इस पर 1 अरब से जायद की लागत आई है। कौन रिपोर्ट कर रहा है? अफजल परवेज हमारे नुमाइंदे बता किया। वादा तो पूरा हो गया, लेकिन बहुत सारे वादे हैं जो पूरे होने हैं। और जब हम देखते हैं कि धड़ाधड़ हुकूमतें जी इफ्तिताह कर रही होती हैं प्रोजेक्ट्स का, कहीं पर जाके संगे बुनियाद रखे जा रहे होते हैं, मगर बाद में पता ही चलता है, अगर आप उसे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका फॉलो अप लें तो पता ही चलता है जी प्रोजेक्ट का सिर्फ इफ्तिताह हुआ था, उस पर लागत लगी थी, लेकिन उसमें काम कुछ नहीं हो रहा। तो आप ये अंदाजा करें ना कि ये इसी वजह से लोगों का एतमाद उठ जाता है। रावलपिंडी का अगर हम तस्करा करें तो वहाँ पर 16 अरब रुपए की, बल्कि एस्टिमेट 6 अरब, हाँ, 6 आप अंदाजा करें कि 6 अरब रुपए की लागत से तामीर किया गया रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट फाल ही नहीं हो सका। और आप सोचें कि जो हमारे पानी के मसाइल हैं, जो हमारे इस तरीके से पीने के पानी दस्तयाबी नहीं है, सिर्फ 20% लोगों को साफ पानी मैसर है, तो उसमें ये अमराज जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये इंस्टीट्यूट जो है अभी फाल ही नहीं हो सका। और अफसोस की बात तो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, इसके अलावा साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अस्पताल का इफ्तिताह कर चुके हैं। 2 गवर्नमेंट इफ्तिताह कर चुकी हैं और अभी तक ये फाल नहीं। सब ने खूब तस्वीरें बनवाई, सब ने खूब वहाँ पर दाद समेटी जी, दाद समेटी, और फिर ऐड भी चले कि देखें हमने ये किया, हमने ये किया, अपनी हुकूमत जाने से पहले। बाबर मलिक हमारे साथ हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। बाबर बताइएगा, 3 अहम शख्सियात बारी बारी इसका इफ्तिताह किया लेकिन ये फाल नहीं हो सका अभी तक, तो क्या बुनियादी वजह है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और अभी डिटेल बताने की मुझे इसलिए इस वक्त ज़रूरी है कि ये हॉस्पिटल जो है स्टेट ऑफ द आर्ट, ना सिर्फ स्टेट ऑफ द आर्ट है बल्कि ये KPK, नॉर्थ पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित और बल्तान समेत सब
को जो गुर्दे से के मरीज हैं, गरीब नादार, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ अब हो ये रहा है कि ये अस्पताल जो है साबका अदवार में शहबाज शरीफ 2009 में इसकी मंजूरी देते हैं। हनीफ अब्बासी जो उस वक्त के साबिक वफाकी वजीर थे, उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश की, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करवाने में, शुरू करवाया। 2009 में इसकी मंजूरी हुई। 2012 से लेके 2018 तक ये इसकी बिल्डिंग मुकम्मल हुई। बिल्डिंग मुकम्मल होने के साथ ही उसके बाद आपको पता है जो अहम दौर आया था जो पूरी दुनिया में, वो था कोरोना का। कोरोना का जो दौर था उसमें ये हॉस्पिटल 2 साल तक कोरोना के मरीजों के लिए वक्फ किया गया, पूरे रीजन के लिए, जिसमें KPK भी था, कश्मीर भी था, गिलगित भी था और रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत जो भी मरीज आते थे यहाँ पे उनको रखा जाता था। फिर उसके बाद अब निगरान हुकूमत का जब सेटअप आया तो इसको कंप्लीट करवाया गया। इसकी कुछ मशीनरी जो है, जो अल्ट्रासाउंड की मशीनरी है, जो MRI की मशीनरी है, गुज़िश्ता रोज़ जहाँ पे जापान की टीम ने एक यहाँ पे दौरा किया है, इनके जापानी माहिरीन ने, जो इसके अंदर अल्ट्रासाउंड और दीगर अहम मशीनरी जो है इंस्टॉलमेंट के हवाले से उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि आइंदा। अच्छा ये बताएं बाबर के इनिशियली इसकी लागत क्या थी और अब जाहिर है 2012 से लेके इस अरसे तक क्या लागत में फर्क आया है, क्या इसकी क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इसमें मुख्तलिफ किस्म की रूमर्स थी, लेकिन हमने जो डेटा निकलवाया है उसमें चीज़ें सारी क्लियर होगी। 3.2 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा मंजूर हुआ था, शुरू हुआ था, जो तकरीबन 6.3 अरब तक इसकी लागत पहुंची, कंप्लीट हुआ। ये आपको मेरे अकब में जो बिल्डिंग नज़र आ रही है यूरोलॉजी अस्पताल की, इस अंदर माइनर OPT भी चल रही है और ऑपरेशन थिएटर भी हैं, OPD भी है और गुर्दे के जो अमराज में मुफ्त इलाज के लिए यहाँ पे मरीज आते हैं। हैरत अंगेज तौर पर 70 मरीजों की रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो गुर्दे उनके वॉश किए जाते हैं उस मशीनों के ज़रिए, जो जदीद मशीनरी हैं और उनकी। और यहाँ पे मसला ये है कि जो पंजाब कार्डियोलॉजी किडनी लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है, ये एक प्राइवेट सेमी अदारा है। वो चाह रहा है कि किसी तरीके से यहाँ पे वो इसका कंट्रोल संभाले और जो मुफ्त इलाज मालजे की मुकम्मल तौर पर कुछ अरसे तक, कुछ दिनों तक सहूलियात, जिसमें मेन ऑपरेशन थिएटर और ट्रांसप्लांट की भी सहूलत मिलेगी, मिल जाएगी, वो आम शहरियों की पहुंच से दूर हो जाएगी। गरीब आदमी यहाँ पे जब इलाज के लिए आएगा तो वो पैसे देगा। अगर इस अदारे को ये दे दिया गया, इस अदारे के हैंड ओवर किया गया तो ठीक है। बाबर हमें सूरत हाल से आगाह करें। थैंक यू सो मच बाबर मलिक। और ये कमो बेश तमाम ही अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, वहाँ पे इस तरह के मसाइल बड़े आते हैं और कितना टाइम लगा इसे तैयार होने। आप अंदाजा कीजिए कि अभी भी फाल नहीं हो सका 11 साल के अरसे के बाद, और 3 लोगों ने उसका इफ्तिताह भी किया। शेख साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, और फिर उसके बाद भी फाल भी कर दें ताकि लोगों के काम आए, लोग भी दुआएं देंगे जी। हालांकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आवाम की फलाह के लिए और सेहत की सहूलियात उन्हें मुहैया करें, लेकिन आई होप कि आप उनके कानों पर जूं रेंगेंगे। क्या अब हम करें ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जना अब बात होगी हम्बन टोटा की। हम्बन टोटा की बात क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज है, वो 3 वनडे मैचेस की सीरीज वो शुरू होने जा रही है और पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है अफगानिस्तान के खिलाफ। जी अफगानिस्तान के खिलाफ भी अच्छा नहीं होगा तो फिर किसके खिलाफ अच्छा होगा है? और फिर क्लीन स्वीप करके हम रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे आ सकते हैं। लूट लो, वो सेल होती है ना, जैसे आप देखें कपड़ों में सेल, हर जगह सेल। हमारे यहाँ सेल का कॉन्सेप्ट ही वैसे अलग है। दिनों जो सेल लगी थी क्या हाल हुआ था अशफाक? अच्छी थी वैसे। नहीं, वो फायरिंग का वाकया, खवातीन ने पहले जूते सैंडल उतारे, फिर अपने मियाओं को ले आई, अच्छा, फिर वो पता नहीं कौन आया और फायरिंग भी शुरू हो गई। चले देखें, शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुए। अब यहाँ पर ये बेसिकली एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक लूट सेल ही है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की कंपैरिजन में कुछ नहीं है, लेकिन ऑन द गिवन डे अब वो कोई अपसेट वगैरह कर सकते हैं। तो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के लेजेंड हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, शाहीन तैयार हैं अपना पहला शिकार करने के लिए मैदान में उतरेंगे? आपके ख्याल में अफगानिस्तान, जाहिर है वैसे तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अफगानिस्तान कहीं हमें टफ टाइम दे सकती है? क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आपने तो एक तो शुक्रिया आपका, एक तो आपने बिल्कुल ही अफगानिस्तान को गिरा दिया। अभी आपने
देखा नहीं यूएई ने जो हम चाह रहे हैं हमारी न्यूजीलैंड को हराया टीम है। साइकोलॉजिकली जो है ना तौसीफ अपने भाई, आप को मैंने जरा बैलेंस करने के लिए बोल दिया था, लेट्स होप सो। चलिए अच्छी बात है। नहीं, अगर वैसे मवाजना आप करें तो मुकाबला तो नहीं है एक्चुअल शॉर्ट फॉर्मेट में। आई मीन 2020 में ये लोग बहुत अच्छे हैं और उसमें जाहिर है हम अभी पीछे इनसे एक सीरीज में हारे भी थे, कुछ हमने नए लड़के ट्राई किए थे तो उसमें हम हार गए थे। 12 ट्राई करना तो ठीक है कि हमारी बैकअप के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा जैसा कुछ है। ये लॉन्गर फॉर्मेट है 50 ओवर का, इसमें हम टीम इस वक्त हमारी काफी बैलेंस टीम है। स्पिनर्स को ले लीजिए या बैटिंग हमेशा प्रॉब्लम थोड़ी करती है जो सबके सामने, बट आई थिंक स्पिनर और फास्ट बॉलर्स दोनों हमारे पास हैं। बैटिंग अगर रन करेगी तो डेफिनेटली इनको इतनी प्रॉब्लम हमें होनी नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे अगर डायग्नोस्टिक्स का आपको कहा जाए, किस जगह हमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, लोअर मिडिल ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में, क्या देखना चाहिए? देखिए मिडिल और एक्चुअली ये अगर हम इस गेम के सिनेरियो को देखें ना, कोई भी हो, तो इसमें आपको पता ही है कि जो सर्कल का गेम होता है यानी 10 ओवर्स फर्स्ट जो है 2 फील्डर बाहर होते हैं। दुनिया में हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, अभी टेस्ट क्रिकेट में भी हमने काफी 5 पॉइंट समथिंग और उससे ऊपर का हमने जो है रन रेट से खेले हैं हम लोग। चलो तो यही है। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब हमारे साथ हैं। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आपका खैर मकदम। 10:05 हुआ चाहते हैं पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक, और हमारे हालात ज़िंदगी इस वक्त गैर मयारी सही, लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी तो मयारी होंगे। तो क्या किया जाए फिर? क्या किया जाए जी, मसाइल बहुत हैं और ऐसे में लोग कोशिशें कर रहे हैं कि जी हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें। बजट जो है उनका बहुत आउट हो गया है, तो लोग अब मेरे ख्याल में रन आउट हो गया, अब तो रन आउट हो गया है। जेब में पहले कहते थे जेब खाली हो गई, तो जेब ही फट गई अब तो लोगों के हालात ये हर शख्स और हर घर की अब ये कहानी हमारे सामने आ रही है, क्योंकि कहानी घर घर की। जी हाँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बहुत सारे मसाइल हैं जो हल करने हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं जी लोगों की जो रोज़मर्रा है उसमें जब इतनी मुश्किलात आती हैं तो ज़ाहिर है वो फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार होते हैं, उससे भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कंसिडर करना होता है, क्योंकि वो एक पूरा एक क्या कहना चाहिए, एक स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता है तमाम तरह हालात से निमटते आप बर्न आउट हो जाते हैं और बर्दाश्त भी आपकी ख़त्म होती जाती है। अच्छा, तो इस घंटे में जिस तरह से हम बार बार तज़किरा करते हैं कि सेहत आमा से लेके हर तरह के मसाइल का हम अहाता करते हैं। अच्छा, एक खबर जो हमने आपसे शेयर की थी, एक बड़ी कंसर्निंग एक चीज़ थी और जो वाक़या अभी भी रुनुमा हो रहा है। नॉर्मली तो खबर होती है कि बाद में आती है, लेकिन यहाँ पर ये मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये पाश्तो का इलाका है जहाँ पर चेयर लिफ्ट जो है वो वहाँ पर आसमान में एक रस्सी के साथ मुअल्लक़ है। 3 रस्सियाँ होती हैं, 2 टूट चुकी हैं। और ऐसे में हुआ ये है कि 10 तलबा और असातिज़ा, पहले तादाद 8 बताई गई थी, अब ये 10 हो गई है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि कंफर्मेशन का ज़ाहिर है कि सिग्नल्स वगैरह भी वल्लाह आलम अच्छा, पुलिस की जानिब से अब ये बता दिया गया है कि असातिज़ा बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू का इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय हेलीकॉप्टर के। नूरुल हक हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। अब तो पुलिस इन्वॉल्व हो गई, मजीद जो हुकाम है उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ आया कि क्या किया जा रहा है ये 10 तलबा और असातिज़ा बच्चों को निकालने के लिए? जी बिल्कुल, मेरी अभी डिप्टी कमिश्नर बटाग्राम तनीर रहमान साहब से बात हुई है और उनका कहना है कि मैंने कमिश्नर हजारा और सूबाई हुकूमत को इस सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है और जो ही वहाँ से कोई हुक्म आएगा, कोई बात आएगी तो आपको मुतला कर देंगे। जो मुकामी रेस्क्यू टीमें हैं वो वहाँ पे पहुँच चुकी है, लेकिन रेस्क्यू वालों की बस की बात ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऊंचाई में ये लिफ्ट जो है ये पंची हुई है और अभी जो उसकी दूसरी हिफाजती छोटी रस्सी थी वो भी टूट चुकी है। तो ये रोजमर्रा का मामूल है, ये अमूमन यहाँ पर इसी तरीके से सफर होता है? स्कूल के असातिज़ा और तलबा ऐसे ही जाते हैं? जी बिल्कुल, ये तकरीबन अगर पैदल आदमी जाए तो ये 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे का जो रास्ता है उसको शॉर्ट करने के लिए 2 वादियों के दरमियान ये चेयर लिफ्ट लगाई गई है और ये काफी सालों से है। लोग आमदोरफ्त भी और बीमारों के लिए यही जो लिफ्ट है इसको इस्तेमाल करते हैं। जी अच्छा, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये अभी कितना वक्त इसको हो गया है और इनिशियली जो लोग इसको ऑपरेट करते हैं चेयर लिफ्ट, उनसे पूछा गया कि आपने कभी सोचा था कि इस तरह की कोई हंगामी सूरत होगी तो लोगों को कैसे आप रेस्क्यू करेंगे? कुछ सोचा गया था इससे मुताल्लिक?
जी बिल्कुल, इस चेयर लिफ्ट लगाने की कानूनी कोई हैसियत तो नहीं होती। हुकूमत जो है इस पर पाबंदी है, कोई नहीं लगा सकता। इस हवाले से जब मेरी अब वहाँ पे मकामी माहिदीन से बात हुई तो उनका कहना था कि अभी तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या अभी तक नहीं रोनमा हुआ था। ये पहली दफ़ा है कि इस तरह मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। ठीक है नूरुल हक, बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट जानते रहेंगे। दुआ करते हैं जी बाहिफाजत उतार लिया जाए इन लोगों को और रेस्क्यू कर लिया जाए। अच्छा जी, खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर समाअत है और सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त निपटा दी है। दरखास्त नैब की जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई है। तो ये हमारे सामने इस केस की सूरत हाल आई है। तो नैब ने ही दरखास्त वापस ले ली तो इस केस को निपटा लिया गया। चलिए जी, अब ज़रा तस्करा कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पहले ये होता था जब हमारा करेंसी निस्बतन स्ट्रॉन्ग थी, उस वक्त ये होता था कि लोग सैर व तफरीह के लिए जिनके पास पैसे अच्छे होते थे तो वो मुल्क से बाहर जाने का कोशिश करते थे, तरजीह देते थे। फिर जब रुपया जो है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हुआ तो ज़ाहिर है स्ट्रेस तो होती है, और अगर छुट्टी मिल जाए, वो लोग जिन्हें मिल जाए छुट्टी, तो वो लोग ये कोशिश करते थे कि मुल्क के बालाई इलाकों का रुख करें, क्योंकि सयाहत के हवाले से काफ़ी काम किया गया था। अब हो क्या रहा है कि मरे को सौ दुर्रे, यानी कि जो लोग वहां पर सयाहती मकामात पर जा रहे हैं वहां पर उनसे लूट मार के वाकयात रुनमा हो रहे हैं, यानी कि सयाहों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो ये खबर आई है जी, और खबर कहां से आई है? सयाहती मकामात पर लुटेरों की अब ये उनके लिए बड़ा कहते हैं ना प्रॉफिट वाला पॉइंट बन गया है। बाबूसर टॉप पर डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। 2 रोज पहले डाकुओं की फायरिंग से एक सयाह भी जाँ बहक हो गया। जिला चलास की तहसील दयामिर में डाकू ने गाड़ी को रोककर लूटने की कोशिश की, और अगर गाड़ी ना रोकी उन्होंने, जैसे कि इस केस में भी हुआ, तो फिर इन्होंने फायरिंग की और इसी वजह से एक शख्स की जान चली गई है। तो वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि जी नोटिस ले लिया उन्होंने और एक्शन लिया जाएगा, लेकिन दिस इज वेरी कंसर्निंग। इट इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर द पीपल हु गो देयर फॉर हैविंग फन, लेकिन यहाँ पर जो है उल्टा उन्हें अजियत हुई। चलास से शफीउल्लाह कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि ये मामला हुआ कैसे। शफी बताइएगा, ये ज़ाहिर है कि फायरिंग की गई, फिर बड़ा हीरोइकली जो वो साहब थे जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे वो गाड़ी को भगा के वहाँ से लेके गए, और ये सारा वाकया किस जगह पेश आया? ये गिलगित बल्तिस्तान जो इलाका है जिला दयामिर है, तहसील का सियासी मुकाम बाबूसर के मुकाम पे ये वाकया रोनमा हुआ है, जो कि गुज़िश्ता रात जो है कि 9:35 में जो है कि नामालूम डाकुओं ने शाहरा पर जो है कि पत्थर डालकर सड़क को ब्लॉक कर दिया था। और ये गाड़ी जो है कि स्कर्दू से जो है कि पिंडी की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में जब रोड ब्लॉक होते ड्राइवर देखते ही गाड़ी मोड़ने की कोशिश की। जो ही गाड़ी मोड़ी तो जो नामालूम डाकू थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और टायरों पर भी फायरिंग लगी, तो टायर पंचर हो गए, जिसके बाद जो कि ड्राइवर ने गाड़ी भगाने की कोशिश की। उस दौरान जो है कि मोहम्मद राशिद नामी एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे जिसमें वो जख्मी हुए फायर लगने की वजह से। उसको बमुश्किल जो है कि बड़ी महारत के साथ ड्राइवर ने एक करीबी होटल तक पहुंचाया, जहां से वो जख्मी हालत में RSQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। ये कहा जा रहा है कि अब ये डाकुओं की आमाजगाह बन गई है, तो क्या ये मुतवातिर ये वाकयात हो रहे हैं और भी इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं? जी, अगर इस मामला को अगर देखे जाए, माजी की तरफ भी हम देखें तो इससे कबल जो है कि 5 वाकयात इस तरह के रोनमा हुए हैं, और गन पॉइंट पे भी जो लोगों को लूटा गया है, सयाहों को भी लूटा गया है। इस तरह के वाकयात पहले भी रोनमा होते रहे और हुए भी हैं। आज ये अफसोसनाक वाकया भी पेश आया गुज़िश्ता रात, जिसमें जो है कि एक की जान जाया हो चुकी है। तो इस तरह के वाकयात से जो है कि अगर हम नजर डालें तो सिक्योरिटी जो खदशात हैं वो अभी भी बाकी हैं, लोगों को खौफ हरास भी है। तो अभी तक भी कोई खास जो है कि एक्शन होता हुआ नजर नहीं आया। किसी सरगना तक पहुंचने में पुलिस भी नाकाम हो गई। 12 कोशिश किया गया लेकिन कोई मौसर इक़दाम दिखाई। चले इस पर बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं SSP दयामिर मोहम्मद अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सच फॉर ज्वाइनिंग सर। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये वाकयात ज़ाहिर है बड़े कंसर्निंग हैं, पूरे मुल्क से लोग वहाँ पर जाते हैं और फिर ये इसी वजह से ये वाकयात हाईलाइट भी होते हैं, क्योंकि जो लोग सयाहत की गर्ज से अपने मुल्क के बाज़ इलाकों का रुख करते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी वहाँ पर मैसर आए।
क्योंकि उनके पास वैल्यूएबल आइटम्स भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, नकदी भी होती है, फिर उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स एक्सेट्रा। तो ये क्यों पेश आ रहे हैं तवातुर से ये वाक़यात? शुक्रिया जनाब, शुक्रिया अशफाक साहब, मेहरबानी, आपने मुझे ले लिया है अपने प्रोग्राम में। इसमें यह है कि बिल्कुल ये जो है यहाँ के लोगों का रोजगार जो है माशियत पर डिपेंड करता है, और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोकल और फॉरेनर टूरिस्ट आ जाते हैं इस रोड पे। यहाँ पे ये सबसे पहले इस रोड को समझना बहुत जरूरी है। ये 0 पॉइंट से बाबूसर टॉप तक तकरीबन 44 किलोमीटर पर बहुत ही मुश्किल गुजार रोड है, या बिल्कुल उतराई पे है या बिल्कुल चढ़ाई पे है। इसको अगर गाड़ियां वैसे भी ऊपर से आ जाएं तो उनका ब्रेक फेल होता है और हादसा भी हो जाते हैं। उनके इकदाम भी, हिफाजती इकदाम हमने किए हैं, अवेयरनेस दे दिया है। और जहाँ तक हिफाजती इकदाम है, वहाँ पर हमारी बाबूसर टॉप से लेकर 0 पॉइंट तक हमारी 4 चेक पोस्टें हैं, जिसमें बाबूसर टॉप है, उसमें घुटमे है, उसमें नीचे बाबूसर खास है, उसके बाद नीचे 0 पॉइंट है। इसके अलावा 3 टूरिस्ट से पुलिस के चेक पोस्टें हैं जगह जगह में। अयाज साहब, ये इस सीजन की 5वीं वारदात है और ये पूरा एक गैंग, जो अभी तक डिटेल्स आई है उससे ये अंदाजा हो रहा है। तो पुलिस ने अब तक क्या अंदाजा लगाया है, कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने लोग हैं? इसमें यह है कि ये मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी एरिया पर है। यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों के लिए ट्रैक्स निकलते हैं। आप पीछे जाएं एकदम से मानसरा शुरू होता है, आप पीछे जाएं एकदम से गडदास शुरू होता है, अंदर जाकर फिर पहाड़ी सिलसिले से आप फिर बटोगा की तरफ जाते हैं। अच्छा। फिर आगे जाके आप मियाट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी गिरफ्तारियां की हैं। तकरीबन अब तक जो केस हुए हैं उनमें तकरीबन 40 के करीब हमने लोगों को गिरफ्तार करके इंट्रोगेट किया है। और उसके साथ साथ एक केस में हमने मुल्जिमान एक को पकड़ के जुडिशियल किया। इस वक्त एक बंदा हमारे पास गिरफ्तार है। और इस केस में भी हमने बिल्कुल रात को जाकर, मैं और विंग कमांडर जो GBS सपोर्ट के हैं आमिर साहब, हमने रात को वहाँ सर्च ऑपरेशन किया। और वो उस एरिया में आबादी नहीं है, बिल्कुल आबादी नहीं है, आबादी डोन है। वहाँ पे चरवाहे, दूर दूर चरवाहे पहाड़ों के ऊपर होते हैं। अच्छा। तो उसमें हमने सर्च करके वहाँ से 2 मुश्तबा अफराद। अच्छा अयाज साहब, एक और चीज भी है कि आप जाहिर है कि हम एक चीज तो देख सकते हैं कि वहाँ पर एक तो आबादी बिलाशुबा कम होती है, लेकिन ये पता होता है कि कौन किसका बेटा है, कौन कहाँ रहता है। जाहिर है कि वो कराची से, सिंध से या किसी और इलाके से जाके तो वहाँ पर वारदातें नहीं कर सकते, उनका मकामी होना समहाउ ज़रूरी है। दूसरा ये है कि वो छुप कहीं भी सकते हैं, लेकिन उनके घर कहाँ पर हैं, उनके घर वाले कहाँ पर रहते हैं, वो सिगरेट कहाँ पर पीते हैं बैठ के, जमा होके नशे कहाँ पर करते हैं बैठ के, ये आपको पता है कि वो सारे के सारे कुछ ग्रोह होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो ऐसे में ट्रेस करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उनकी लिस्ट हम उनकी लिस्ट बन रही है हमारे पास। अच्छा। और उनके छापों के लिए उनके जो हाइट आउट्स हैं उनको भी हम चेक कर रहे हैं। उनके साथ दिगर सिस्टर एजेंसियों के साथ उनका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। हमने रेड टीम भी बनाई है और इसकी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम IGP साहब की हिदायत पर हमने बनाई है। और फर्दर इस चीज को रोकने के लिए हाई लेवल पे कल वहाँ पे जाके कम्युनिटी से भी मुलाकात हुई है, होम सेक्रेटरी साहब की उसमें और DIG साहब की उसमें। वहाँ जाके हमने मौका मुलाजा भी उन्होंने खुद देखा उस एरिया का। तो इंशाअल्लाह उल अजीज हमारी पूरे उस पे काम हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले पे दूर दूर हाइट आउट से हैं। तो उस पे हमारी यानी काम जारी है इंशाल्लाह। ऑलरेडी हमने बंदे तकरीबन 40 इंट्रोगेट जो पहले वाकयात हुए हैं। हाँ। और उसमें हमने एक जुडिशियल, अब भी एक बंदा हमारे पास डिटेल आपने पहले भी बता दी थी। थैंक यू सो मच मोहम्मद अयाज साहब। और हम दुआ गो हैं जी, लोगों की जिंदगियां महफूज हैं, क्योंकि आप बड़े पैसे जोड़ के इन जगहों पर जाते हैं, थोड़ा सा अपनी मुश्किलात से सुकून हासिल करने के लिए, खुश होने के लिए, अपने बच्चों को लेके, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वहां पर जाकर इस तरह के हालात का, जिन हालात से भाग के जा रहे हैं, अगर जब सीजन होता है ना, पीक सीजन सदब, उन्हीं हालात का सामना है। पीक सीजन में जो वहाँ पर होटल होते हैं वो होश रुबा उनकी प्राइसेस होती हैं, कोई कमरे अवेलेबल नहीं होते। तो लोग अपने साथ जो है वो टेंट्स वगैरह भी लेके जाते हैं, खैमे लेके जाते हैं कि हम लोग तो वहाँ पर तो लोग मोहब्बत करने वाले हैं, हमने वहाँ पर खैमा लगाया लेना है और अल्लाह खैर सलाह कैंपिंग करेंगे, ये करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं। और हम ये भी समझते हैं ना कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर क्राइम रेट की वारदातें उस तरह से नहीं होती हैं और टूरिज्म को बड़ा सपोर्ट करती है। जो भी जिस मुल्क की गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि ना सिर्फ मुल्क से बल्कि गैर मुल्की सयाह भी आएँ और महफूज अपने आप को तसव्वुर करें। सो देखते हैं जी क्या इंतजाम किए जाते हैं। अब जरा तस्करा कर लेते हैं जी पड़ोसी मुल्क
भारत का, एक तो हमें पड़ोसी माशाल्लाह से ऐसे मिले, क्या करे बंदा, चेंज भी नहीं कर सकते और जान भी नहीं छुड़ा सकते, और जाहिर है कि सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, वो हम करते रहते हैं। अब एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा किया गया है, LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की गई है और एक पाकिस्तानी शहरी इसमें शहीद हो गया फायरिंग से। नकियाल सेक्टर में बिलाशताल फायरिंग से कोटली गांव के शहरी आबादी को निशाना बनाया गया और ISPR के मुताबिक भारतीय मुहिमजोई का जवाब अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर दिया जाएगा। पाकिस्तान बिलाशुबा अपनी सरहदों पर अमन चाहता है और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। सदफ, आपको पता है कि एक साल में तकरीबन 2,000 दफ़ा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से की जाती है। ये तो एक मामूल बन गया है और इसमें हम इजाफा ही होते देख रहे हैं। तो भारतीय फौज की इस ताज़ा इश्तियाल अंगेजी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ हैं। वकार साहब, बताइए कि मुसलसल जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से की जाती है, भारत तो ऐसे एक्ट करता है कि कोई ना उस पर इंटरनेशनल लॉज अप्लाई होते हैं, ना उन्हें ह्यूमन राइट्स की कोई परवाह है। तो अब ये जो ताज़ा जो कार्रवाई की गई है, इससे साबित क्या करना चाहता है भारत? थैंक यू सदफ एंड इशफाक। आई थिंक 3-4 बड़ी रीजंस है इसकी। एक तो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं लोकसभा के और मूडी इज लुकिंग फॉर द थर्ड टर्म, और पिछले दिनों इनके एक एक्स गवर्नर हैं सत्यापाल मलिक, जिनको सत्यानाश मलिक भी कहते हैं कई लोग, तो उन्होंने वो मोदी के बड़े कॉन्फिडेंट रहे हैं। जी। उन्होंने पिछले दिनों कहा जी कि जो बालाकोट का था ये फॉल फ्लैग था। हाँ जी। एंड देन देयर आर नंबर ऑफ जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा किया, बिकॉज बेसिकली ये जो मोदी को एक लेट्स से एक माको मैन और 56 इंच चेस्ट ये प्रोजेक्ट करके ये आई थिंक दे हैव बीन टेकिंग वोट्स। तो एक तो ये रीजन हो सकती है कि दे आर लुकिंग फॉर सम प्रिटेक्स्ट कि LOC को अगर हॉट करते हैं तो डेफिनेटली। अच्छा, उसके अंदर एजेंडाज दो ही हैं, एंटी मुस्लिम तो है ही है और इलेक्शन के पास जाके फिर एंटी पाकिस्तान हो जाता है, तो एक ये रीजन है। दूसरा जो है इसमें आई थिंक अपोजिशन लीडर इनके गए हुए थे लद्दाख में, राहुल गांधी, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट उन्होंने दिया जी कि आपसे वो 1500 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ले लिया 2020 में और आपने कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे कहा जी हमारी सीमा में कोई घुस के नहीं आया। तो उसने बड़ा शेम भी किया बिकॉज वो लोगों से मिले जो ऑक्युपाइड लद्दाख में जो बॉर्डर पे हैं चाइनीज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो उन्होंने बताया हमारी चरागाहें वगैरह वो चाइना ने ले ली हैं। सो ये बड़ी हजीमत उठानी पड़ी और आई थिंक दिस इज अनदर रीजन कि जी अभी जो गुस्सा है उसका चाइना का इस तरफ निकाला जाए, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान जो है वो इसका भरपूर जवाब देगा और हमेशा देता है। और आई थिंक ISPR ने इस पर ट्वीट भी किया कि हम अपना प्लेस एंड टाइम ऑफ चूजिंग पे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रीजंस। और इंटरेस्टिंगली मैं इस इलाके में सर्व भी किया हुआ है नकियाल में। अच्छा। और ये इलाका देखा वाला है और बड़े बहादुर लोग हैं हमारे जो इस इलाके में रहते हैं। तो ये तो एक हमारा एक इंटरनेशनल इनसे एग्रीमेंट है ना, ऐसा LOC की अगर हम बात करें इस इश्तियाल अंगेजी पे, इससे पहले जो होती रही है वकार साहब, कभी हमने ये नहीं देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोई तंबी आई हो, कोई नोटिस लिया गया हो। तो आप समझते हैं कि इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? जी, इसके ऊपर जो मिशन डिप्लॉयड है आई थिंक आपको शायद पता होगा कि दिस इज द ओल्डेस्ट UN मिशन है हमारा, जो जिसको बेसिकली इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर के लिए 1948 से है। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस्लामाबाद से जब भी जाना हो ये लोग जाके, बिकॉज जब भी वायलेशन होती है ये लोग फिर ट्रैवल करके फिजिकली वेरीफाई करते हैं। तो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इनके फॉरवर्ड जो आई वुड से जो इनकी पोस्ट हैं इनकी UN की, इवन मुजफ्फराबाद आगे कोई इंडिया में आपको शायद पता होगा कि जम्मू से आगे नहीं जा सकते। वेरी इंटरेस्टिंग कि UN का मैंडेटेड मिशन है पीस कीपिंग का और वो इसी काम के लिए कि इनको वेरीफाई करे। तो इस लिहाज से फिर जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, एंड अनफॉर्चुनेटली जो है डिस्पाइट बीइंग द फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट मिशन, आई थिंक UN के बाद दिस इज द फर्स्ट पीस कीपिंग मिशन, अभी इंडिया तरह डिनाई करता है। अच्छा, तो इंटरनेशनल लॉ को तो डेफिनेटली एक चीज ये है कि एक तो ये है कि हम ये भी ख्याल करते हैं हमारी साइड से, ज़ाहिर तहम्मुल ये भी होता है कि शहरी आबादी उसको निशाना ना बनाया जाए। ठीक है, वर्किंग बाउंड्री हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, हम काफ़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं। दूसरा ये है कि ऐसे जो CBMs थे हमारे 1990s में, उसके अंदर फिर ये है कि वो DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पे भी इस पर राब्ते हुआ करते थे। फिर दोबारा अभी रिसेंटली हमने देखा था कि वो राब्ता रिज्यूम भी हुआ था ताकि ऐसी सूरत हाल पे काबू पाया जा सके। डू यू थिंक कि अभी दे आर इन कॉन्टेक्ट? जी डेफिनेटली होता है इसमें। जो आई थिंक ये जो सीज फायर है काफ़ी अरसे से फॉर्मूला, इट इज़ बेसिकली अ बायलैटरल अरेंजमेंट। जी जी। और ये आई थिंक मुशर्रफ साहब के टाइम से फंक्शन साहब बीच में इसके ऊपर आई थिंक टाइम इम्पिंज करता है इंडिया। लेकिन मैंने आपको जो रीजंस बताई हैं दे कैन वायलेट, अभी आप देखें ना 370, 35A
शिमला मुआहिदा, उससे पहले जो है यूएन के रेजोल्यूशन है, उसको डिस्कार्ड के डिस्पाइट क्या है, स्टिल कंसिडर कि पेपर ट्रांजैक्शन है. इफ यू कैन नॉट विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ कश्मीरी पीपल, तो जो मर्जी आप करते रहें कागज के ऊपर, उससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है. एक और रीजन आई थिंक है कि अभी आई थिंक व्हाट आई मिस्ड वाज कि राहुल गांधी ने जब कहा जी कि आपने 1550 स्क्वायर किलोमीटर लूज किया, तो जवाब है जी कि आपके जो दादा थे उन्होंने 39,000 स्क्वायर किलोमीटर लूज किया. तो आजकल डिबेट ही हो रही है कि चपेटें किसको कम पड़ी हैं, मतलब कांग्रेस को पड़ी हैं या बीजेपी को. सो आई थिंक दिस इज अनदर रीजन कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन है. $72 बिलियन का बजट, और कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालना है उन्होंने. सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रीजन. ये इसमें एक्सपेक्टेड है कि आगे जो इलेक्शन नजदीक आएंगे तो वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, बिकॉज हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी अभी तक पूरी तरह स्टेबल नहीं है. लेकिन एलओसी पे अल्लाह के फजल से हमेशा रहे हैं, मेजरमेंट्स भी हैं, और इसको कोई प्रोको हम कहते हैं कि इसमें ईंट का जवाब पत्थर से ही जाता है. लेकिन आप वाली बात के एलओसी के दोनों तरफ, स्पेशली ये जो सेक्टर्स हैं जम्मू से जब आप ऊपर ट्रेवल करते हैं तो इसमें दोनों तरफ मुस्लिम आबादी. ये भी नौशहरा वैली है जहाँ पे बेसिकली इंडिया के जहाज साल भी गिरा था. इंडिया जो है वो पॉलिटिक्स कर रहा है, तो वो सबके सामने, जिसकी आपने भरपूर तरीके से बताया भी कि क्या सूरत हाल है. थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे. खबर यहाँ पर शामिल कर लेते हैं. साइफर केस में मेरी गिरफ्तारी की खबरें दुरुस्त नहीं है, असद उमर का ये कहना है. वो ये कहते हैं जनाब के साइफर केस में 2 बार शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ, जमानत कबल गिरफ्तारी दायर कर दी. जज ने अटक जेल का दौरा किया, संजीदा इल्जामात पर मबनी रिपोर्ट तैयार की गई है. तो असद उमर ये कह रहे हैं जी कि मेरी गिरफ्तारी से मुतालिक जो खबरें आ रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है, और मैं 2 बार साइफर केस में शामिल तफ्तीश हो चुका हूं. जबकि उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पास जमानत कबल गिरफ्तारी उन्होंने दायर कर दी है. एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे. वेलकम बैक वंस अगेन. और अब बात कर रहे हैं एज वी प्रॉमिस्ड कि हम आपकी सेहत आम्मा से मुतालिक ज़रूर अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई सेगमेंट रखते हैं. और आज बात हो रही है इस टॉपिक पर, आपने बहुत गुफ्तगू सुनी होगी, लेकिन हमारा काम है आपको रिमाइंड कराना, और खुद भी हम बारहा बताना हम भी चाहते हैं कि कोई हमें भी रिमाइंड कराता रहे. तो इस सेगमेंट के थ्रू आपको बताएंगे कि ज़्यादा पानी पीना आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है. बहुत सारे लोग, अच्छा स्टिल अशफाक, मैं अपने इर्द गिर्द में भी बहुत सारे ऐसे अपनी कोलीग्स को और लोगों को देखती हूँ जो, मेरा इसमें नुक्ता नज़र ये है कि ज़्यादा नहीं बल्कि ठीक मिकदार में पानी पीना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा पिएंगे तो ज़ाहिर है कि वो आपके ओवर वर्क एक तरह से करना पड़ेगा. बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म है, सिर्फ उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. यानी कि हल्का सी आपको तलब हो तो आप पानी लाजमी तौर पर पिएं. और कहा यह जाता है, वैसे मिथ्स काफ़ी होती हैं, लेकिन कम से कम पहले कहा जाता था कि 12 गिलास पिएं, फिर कहा गया 10 पिएं. अब ये कहा जा रहा है कि 8 गिलास पानी इज़ मैंडेटरी लेकिन इसकी बहुत सारी रीज़न बताई जा रही ना कि आपके जो ख़ास तौर पे जो बॉडी है उसको मुख्तलिफ मसाइल का सामना, आपका दर्जा हरारत उसको तवाज़ुन में रखता है. पानी, बर वक्त थकावट, दिल को आप पानी का गिलास पिए ना तो आप एकदम से रिफ्रेश फील करते हैं. तो ये पानी की जो तासीर है, पानी की जो अहमियत है वो बड़ी अहम है. लेकिन यही सवाल कि भाई कितना पानी पिए, 8 गिलास या उससे ज़्यादा या उससे कम, क्या होना चाहिए, सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर सैयद अख्तर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. अस्सलाम वालेकुम सर. बताएं ज़्यादा पानी कितना पानी है और कम पानी कितना पानी गिलास के हैं? अच्छा, ये जो 8 गिलास पानी का आप तस्करा कर रहे हैं ना, ये 1945 में एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में. वहाँ उन्होंने कहा था कि जो 2000 कैलोरीज पर डे लेते हैं उनको 8 औंस पानी पीना चाहिए और 8 दफ़ा पीना चाहिए. तो यहाँ से वो 8 औंस 1 गिलास हुआ और 8 गिलास की बात आई, जो कि गलत है. क्योंकि देखिए जिस एरिया में वो उन्होंने वो कंडक्ट किया था, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, देखिए बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होते हैं. This is what I'm saying ना कि जो बॉडी की ज़रूरत हो. अब एक मजदूर को आप 8 गिलास कैसे कहेंगे कि 8 गिलास पानी पिए? वो तो 16 पिए. लेकिन हम और आप जो एयर कंडीशन में बैठे हैं, 8 गिलास हमारे लिए बहुत होगा. तो 8 गिलास नहीं, इसका पैमाना बहुत आसान सा है कि जो हर जगह फिट हो जाए, चाहे कुतुब जनूबी पे हो, चाहे शुमाली पे हो, या फिर खत इस्तवा पे आप हो. आपने अपने यूरिन का कलर देखना है. अगर वो डार्क नहीं है, इट मीन्स कि आप पानी ठीक पी रहे हैं. डार्क कलर हो जाए, इट मीन्स कि आपको मसला है, आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं. और इसके साथ आपको प्यास भी ज़ाहिर लगेगी, मुंह खुश्क होने लगेगा. ये चीज़ें आपको बताती हैं, आपको नेचर इंडिकेट करती है. और इसमें जो है ना कि ये चीज़ याद रखना चाहिए कि कुछ दवाएं हैं जो कि पेशाब
जो है यूरिन को पीला कर देती हैं। लेकिन नॉर्थ पोल में देखना, कलर देखना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, तो वहां पर पीते रहे पानी आप। हाँ नहीं, उसमें तो फिर ये कि आपकी एक नेचुरल आपकी थर्स्ट मैकेनिज्म है ना, वो आपको बताती रहती है, उसको इग्नोर ना करें, इग्नोर ना बिकॉज आपके जो बॉडी के सेंसर्स हैं जो आपको गर्मी सर्दी हर चीज का भूख प्यास का पता देते हैं, उनको आप इग्नोर ना करें। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आपने अलार्म लगाया ना, तो अलार्म मुस्तकिल नहीं बज रहा है, स्नूज वो थोड़ी देर पे आएगा फिर चला लेकिन जाएगा। जस्ट टू बी श्योर, एक हमने पैमाना 8 गिलास का रख लिया है इन 24 आवर्स, तो इससे अगर कम हो जाए तो क्या नुकसान होते हैं? देखिए कम हो जाएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, जब डिहाइड्रेशन होगा तो इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आप हाइपोटेंशन में जाएंगे, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपका किडनी पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम इसको आसानी से समझ लें कि एक नाली है, उसमें पानी बहाते रहेंगे तो गंद नहीं जमा होगी, तो ये तो जो किडनी का सिस्टम है ये तो हमारे तमाम वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रहा है, तो पानी नहीं होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। अच्छा, इसीलिए जो तहकीक होती है उसमें ये कह दिया जाता है चलो ज्यादा पी लिया तो क्या फायदा ही है, कम पीने में नुकसान है। किडनी की एक कैपेसिटी है, अच्छा, अगर आप 40 गिलास पानी पी लेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब आपकी किडनी उसको रिमूव नहीं कर सकेगी, तो आप ओवर हाइड्रेट हो जाएंगे, तो ओवर हाइड्रेट हो जाएंगे तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होने से शुरू हो सकती है। वाटर वेट आ जाता है। तो देखिए जो चीज़ जिंदगी देती है वही चीज़ आपको नुकसान भी दे सकती है। तो पानी अगर जिंदगी है तो पानी मौत भी बन जाता है। अच्छा, तो हर चीज़ है ना, देखे ना आप कितना एक्सेस नुकसान दे। हर चीज़, अल्लाह ने किसी चीज़ को भी बगैर शर के पैदा नहीं किया, और खैर अगर रखी है तो उसमें शर भी है। नुकसान इस तरह से है कि देखिए अगर डिपेंड्स ना, मैंने कहा कि 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि डिपेंड करती हैं। नंबर 1, वो शख्स किस माहौल में काम कर रहा है, वहाँ ह्यूमिडिटी कितनी है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, और वो खा क्या रहा है। अच्छा, एक और चीज़ तहसीन साहब, जाहिर है कि ये तो आपने हवाला दे दिया और आई गेट इट, वी गेट इट। ये जैसे अब ये है ग्रीन टी, कॉफ़ी, चाय, दूध हो गया, दूध में बहुत ड्रिंक, क्या ये भी आपको हाइड्रेट करती हैं? जी ये उसमें भी पानी है ना, पानी की जो मकदार है इससे भी पूरी हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि आप 8 गिलास पानी पी रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें भी पानी है। लेकिन ये पानी का मुतबादिल नहीं है, बहुत सारे लोग खाना खाते हुए सिर्फ फिजी ड्रिंक्स पी रहा होता है। वो तो देखिए फिजी ड्रिंक्स तो उसमें ज़रूर पानी मौजूद है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि उनके नुकसान का बायस बनेंगी। ठीक है, वो तो कार्बोनिक एसिड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है उसमें, तो वो तो नुकसान का बायस बनेगी। पानी इसलिए कहा जाता है, और पानी कौन सा पीना है, पानी आपने फ़िल्टर वाला पानी पीना है या फिर बॉयल वाटर आपने पीना है, ताकि आपको वो जो जरासीम जो पानी से बीमारियां पैदा करते हैं वो आपको ना हो। तो पानी इस तरह से थोड़ी कि जो भी पानी मिले आप पी लें, पानी को भी आपने बड़ा ही देखभाल करके पीना होगा। तो अब इसमें ज़ाहिर है कि एक और मसला आ जाता है हमारे यहाँ, ये साफ़ पानी की मौजूदगी का, कि साफ़ पानी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो उससे भी बड़े मसाइल पैदा होते हैं, और बीमारियाँ ज़ाहिर है कि आपको पता है कई हैं। अपने घर की हद तक अगर सिर्फ बॉयल कर लेते हैं पानी तो वो वुड दैट बी इनफ? वुड बी इनफ, बिल्कुल। ये तो आप बॉयल वाटर ही सबसे अच्छा पानी है, आपके तमाम जरासीम इसमें से किल हो जाएंगे। टेस्ट का हाँ मसला हो सकता है, लेकिन देखिए अगर ये जो हम फिल्टर वाला पानी पीते हैं तो ये फिल्टर वाला पानी आपके टाइफाइड के जरासीम को फिल्टर नहीं आउट करेगा। अच्छा, हाँ, ये उसके बावजूद उसमें आ सकता है। इट डिपेंड्स कि फिल्टर किस उस लेवल का है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस फिल्टर से निकल आते हैं। चले, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर, और बड़ी मुफीद गुफ्तगू रही। यहाँ पर जी खबर शामिल कर लेते हैं। चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन की जारी तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ हतमी फैसला करने से रोक दिया है, और अदालत ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए फुल बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश भी कर दी है। इलेक्शन कमीशन केस में अपनी कार्रवाई जारी रखे। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान का ये कहना है, अदालत के फैसले तक इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत केस का हतमी फैसला नहीं करेगा, अदालत की जानिब से कहा गया। साथ ही अदालत ने दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। 2 मुल्जिमान में से एक को शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। शरीक मुल्जिम की माजरत कबूल करके माफ़ी दे रहे हैं। अदालत का सरकारी वकील से मुकालमा सामने आया है। ये तो इम्तियाजी सलूक वाज़े नजर आ रहा है। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है। दरख्वास्त में ये कहा गया है, जबकि तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ये भी मौक़िफ़ है,
اور موقع پر درخواست میں یہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. تو استدعا کی گئی ہے کہ عدالت چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کالعدم قرار دے. اچھا جی، اب بٹگرام میں جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، ہم اور آپ سکون سے بیٹھے ہیں آپ اپنے گھروں میں، وہاں پر معاملہ ہے انسانی جانوں کا جو کہ اس وقت فضا میں معلق ہیں. معاملہ ہے ایک چیئر لفٹ کا جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز ہو رہی ہے. 10 اسٹوڈنٹس اور اساتذہ وہاں پر اس میں معلق ہیں. 2 رسیاں ٹوٹ چکی ہیں، 1 رسی باقی ہے. نیچے اتارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. نارملی ایسے میں ریسکیو کس طرح سے کیا جاتا ہے مہذب ملکوں میں کہ وہاں پر ایک کیبل جو ہے اوپر سے ڈالی جاتی ہے کسی طریقے سے اور پھر ان کو 1 بائی 1 لایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر خطرہ یہ ہے کہ کہیں چیئر لفٹ گر ہی نہ جائے. اب ہیلی سے ریسکیو کرنے کے الگ مسائل موجود ہیں. چلیں تو ہمارے نمائندے نور الحق ساتھ ہیں. نور الحق، اب تو 5 گھنٹے آئی گیس اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا، ابھی تک کچھ کوششیں نظر آ رہی ہیں؟ اس سے پہلے آپ نے کہا صوبائی حکومت سے رابطہ ہو گیا ہے، کمشنر سے رابطہ ہو گیا ہے ہزارہ کے، تو کیا کچھ نفری کیا کیا جا رہا ہے؟ ڈپٹی کمشنر بٹاگرام سے اب میری بات ہوئی ہے، اس نے مجھے ایک لیٹر بھی بھیجا ہے جو لیٹر کمشنر ہزارہ نے صوبائی حکومت کو کیا ہے اور ہیلی سروس جو ہے مانگ لی گئی ہے ان افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے. نہیں تو اس میں تو امیڈیٹ رسپانس چاہیے، وہ کہاں دکھ رہا ہے؟ جی کوئی امیڈیٹ رسپانس کی اگر بات کی جائے، یہ لیٹرز پر لیٹر جا رہے ہیں. یہ ڈپٹی کمشنر بٹاگرام نے کمشنر صاحب کو لیٹر کیا، کمشنر صاحب نے اب آگے صوبائی حکومت کو لیٹر کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس لیٹر پر کیا کچھ ہوتا ہے. وہاں پہ کافی سارے لوگ جمع ہیں، انتہائی جو ہے صورتحال خراب ہے، لوگ پریشان ہیں. امیڈیٹ کارروائی کی ضرورت ہے. یہ خط و کتابت کا وقت تو نہیں ہے بھائی. یہ جی بالکل خط و کتابت کا وقت نہیں ہے. اب ایک دوسری آخری ایک رسی تھی جو اس کے لیے سپیئر ایک رسی ہوتی ہے، وہ بھی ٹوٹ چکی ہے اور یہ جو ڈولی ہے لیفٹ ہے یہ مکمل طور پر ٹیڑھی ہو چکی ہے. جی اوہو، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں تو وہاں پہ پھر اب آپ ظاہر ہے کیا پھر ہم ہوپ کی جائے، کیا کیا جائے، کیا یہاں پر تاثرات پائے جاتے ہیں؟ نور جی بالکل لوگ شدید پریشان ہیں. حکومت سے نالا ہے کہ 5 گھنٹے گزرنے کے باوجود حکومت نے، ضلع انتظامیہ نے کچھ بھی نہیں کیا. ریسکیو کے 3 سے 4 لوگ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں لیکن ریسکیو والوں کے بس کا کام ہی نہیں ہے کیونکہ یہ 2 کلومیٹر تک کی اونچائی ہے اس 2 کلومیٹر. جی بالکل 2000 میٹر، یعنی کہ 2000 میٹر اونچائی ہے. کمشنر ہزارہ اگر سن رہے ہوں، کمشنر ہزارہ اگر سن رہے ہیں، ہماری ان سے ریکویسٹ ہے اس وقت آپ کو ضرورت ہے ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کی. ایک ہیلی کاپٹر اگر کسی بھی طریقے سے پہنچ جائے، کوئی بھی طریقہ آزمایا جائے، ان لوگوں کی زندگیاں، وہ ہیلی کاپٹر جس کے ساتھ سیڑھی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ زندگیاں خطرے میں. اور یہ کوئی 1 گھنٹے سے نہیں، 5 گھنٹے سے عوام معلق ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی، ابھی تک انہوں نے صرف خط و کتابت کی ہے. امیڈیٹ رسپانس اور ایکشن یہاں پہ لینے کی مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ویسے تو یہ لوگ خاصے اوپر معلق ہیں، کیا ان میں سے کسی کے پاس موبائل فون ہو، اگر وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہو، کیونکہ سگنلز کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، تو کسی سے کوئی رابطہ ہوا ہے ان کی کنڈیشن کے بارے میں جاننے کے، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ بہت پریشان ہوں گے؟ جی میری وہاں پہ اب سابقہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ہے ڈاکٹر گل پاشتو، اور جو تحصیل میئر ہے مفتی غلام اللہ صاحب وہ موقع پر موجود ہیں. ان سے بھی رابطہ ہوا، ان کے ساتھ باقاعدہ موبائل ہے، وہ رابطہ کر رہے ہیں لیکن ان کے اوسان جو ہے وہ خطا ہے. جو لوگ پنسے ہوئے ہیں، انتہائی چیخ و پکار جو ہے جب موبائل پر بات ہوتی ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے، اور کیا کریں گے. اچھا مجھے بتائیں نور، یہ آپ نے یہ جو یہ چیئر لفٹ ہے، ویسے تو چیئر لفٹ دنیا بھر میں طرح طرح کی بنتی ہیں، اتنی بلندی پہ تو کوئی بھی سیف نہیں ہوتی، لیکن یہ کس طرح کی، اس کی ساخت کیسی ہے، کس طرح سے بنائی گئی ہے؟ کیونکہ یہ تو کوئی دیسی ساختہ سیٹ اپ لگ رہا ہے مجھے. جی بالکل. سوزکی عموماً جو سوزکی ہے اس کے اوپر وہ جو جنگلہ ہوتا ہے، اور جنگلے کے ساتھ وہ جو سیڑھیاں لگی ہوتی ہے سوزکی کی، وہ سمپل وہی چیز ہے، اسی کے اوپر ٹائر سے لگاتے ہیں اور اس کے نیچے رسیاں لگاتی ہے. 4 رسیاں اس کو لگائی ہوتی ہے، 2 رسیوں پر. اچھا ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اس وقت ترجمان ریسکیو 1122 بلال فیاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال فیاضی صاحب، 5 گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں پہ، 10 لوگ پھنسے ہوئے ہیں جس میں اساتذہ اور طلبہ ہیں. کوئی طریقہ ابھی تک نہیں آزمایا گیا، 5 گھنٹے میں انہیں ریسکیو نہیں کیا جا رہا. کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ضلع بٹاگرام میں ہماری سروسز موجود ہیں، جبکہ یہ واقعہ
ضلع الائی میں ہوا ہے اور الائی سے آگے جو ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ ہے. تو ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جو ہے وہ 8 بجے سے قبل ہی روانہ کر دی گئی تھی, لیکن اس جگہ تک پہنچنے میں تقریباً 5 سے 5.5 گھنٹے جو ہے وہ لگ سکتے ہیں. اسی کو ہم لوگوں نے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ہیلی کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اگر تو ہمیں ہیلی مل جائے تو آپریشن مزید جو ہے وہ جلدی کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو وہاں پہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو چیئر لفٹ والی ڈولی جو ٹوٹی ہے اس کی وہ بھی جو ہے وہ کمزور ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا رسک جو ہے وہ. اچھا بلال, مجھے ایک چیز بتائیے, ایک چیز دیکھیں 3 رسیاں تھیں, ان میں سے 2 ٹوٹ چکی ہیں. اس وقت آپ اگر ایسیس کر رہے ہو سچویشن, جس طرح سے ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر میں کئی طریقے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں, یہاں پر وائبل آپشن ہے کیا؟ لیٹ سپوز کہ آپ وہاں پر نیچے پہنچ بھی جاتے ہیں, کین یو ڈو اینی تھنگ فرام دا گراؤنڈ؟ جی بالکل, اس سے پہلے بھی اس سے قبل بھی ہم لوگ مختلف اضلاع میں اس قسم کے سرچ آپریشن ریسکیو آپریشنز کر چکے ہیں اور متعدد واقعات کے دوران ہم لوگوں نے جو ٹریپ لوگ تھے ان کو نکالا تھا. جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ رسک اورینٹڈ ہے کیونکہ 8 سے 9,000 فیٹ کی بلندی پر یہ چیئر لفٹ جو ہے وہ موجود ہے. تو اسی کے لیے اسی وجہ سے ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم لوگ ہیلی کا بھی انتظام کریں کہ خدا نخواستہ اگر گراؤنڈ میں کوئی بھی ایسی چیز مشکل سامنے آتی ہے یا کوئی سرچ آپریشن میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ اب آپ موو تو ہو گئے ہیں, آپ لوگ کب پہنچیں گے, ہیلی کب تک آ سکتا ہے, اس میں کتنا مزید ٹائم لگ سکتا ہے؟ بالکل, جو ہمارے لڑکے نکلے ہوئے ہیں اس میں تقریباً 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ مزید درکار ہوگا. جیسے روڈ بھی ان کو پتا ہے کہ روڈز کا بھی ایشو ہے, دوسری جو گاڑی ہے جو ہماری ڈیزاسٹر ٹیم ہے وہ بھی وہاں پہ راستے میں ہی ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم امید کرتے ہیں کہ گھنٹے 1.5 کے اندر اندر جو ہے وہ. چلیں ایک اور چیز مجھے بتائیے گا بلال کہ دیکھیں اس وقت ایک اور چیز جو بڑی میٹر کرتی ہے, وہ 10 سے 11 جو افراد وہاں پر ہیں ان کو ذہنی طور پر تھوڑا سا کمفرٹ دینا, کیونکہ اگر اوسان ان کے خطا ہوں گے, اگر وہ چیخیں گے, چلائیں گے, پریشان ہوں گے, اگر وہ جو ایک رسی ہے باقی رہ گئی ہے اس کے اوپر ٹینشن زیادہ بڑھے گی تو کہیں خدا نخواستہ اس کے سنیپ ہونے کے چانسز بھی نہ ہو. تو جتنا وہ کام رہیں گے بہت مشکل ہے, اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل, لیکن وہ بھی بڑا ضروری ہے. تو ان سے کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے؟ جی جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو پہلی جو کوشش ہوتی ہے کہ جس کا بھی رابطہ ہوتا ہے تو ہم لوگ ان کو مائنڈ کاؤنسلنگ کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں, اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے واقعات ہوں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کام رہنا ہوتا ہے. جتنی بھی آپ جو ہے وہ پریشان ہوں گے یا کوئی ایسی حرکت کریں گے, چیخو پکار یا کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہوگا تو اس سے جو نہ صرف جو اساتذہ ہیں بلکہ ان میں جو بچے موجود ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہوں گے مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے. لیکن ظاہر ہے سب سچویشن ایسی ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم گزر گیا. بلال صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, ہم جس ایرا میں ہیں اس وقت بہت ترقی ہو گئی ہے, مانا کہ علاقہ ایسا ہے دشوار گزار ہے, ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں, تو لوگ اس طرح کے آپشنز اویل کرتے ہیں, مگر یہ کتنا پرخطر ہے, کوئی سیفٹی میجرمنٹ نہیں ہے. کیسے یہ الاؤ کیا گیا کہ لوگ اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں؟ اس پہ کبھی غور فکر نہیں کیا گیا؟ بالکل, دیکھیں آپ کی یہ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو ترقی بہت ہوئی ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی جو زمین ہے وہاں پہ آپ کو مختلف ایسے قسم کے ہیزرڈز ملیں گے. مختلف جو ہے وہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ نہ صرف ایسی ڈولیاں آپ کو ملیں گی, چیئر لفٹ ملیں گی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں زلزلہ, سیلاب اور دیگر جو ہے وہ مشکلات کا بھی سامنا رہا ہے. وقتاً فوقتاً جو ہے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا گیا ہے, اور اس کے جو پرخطر ہمارے پاس ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو اسیس کر کے ہم لوگ مزید جو ہے وہ اپڈیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ اندازہ لگائیں جس وقت یہ انسرجنسی کے واقعات اور یہ جو قدرتی آفات آئی ہیں اس کے بعد ریسکیو 1122 کا قیام اسی لیے جو ہے وہ آیا گیا تھا کہ انہی قسم کے واقعات کو جو ہے وہ بر وقت ختم کیا جا سکے. ابھی بھی ہم لوگوں نے, جیسا میں نے آپ کو کہا, ہم نے 2 آپشنز جو ہے وہ اپنے سامنے رکھے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ موقع پہ پہنچے, اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ہیلی کی بھی ریکویسٹ اسی لیے کی کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی خطرات ایسے لاحق ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کی جو ہے
ہے وہ رسپانسبلٹیز میں آتا ہے کہ کیوں جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان علاقوں میں جو آمد و رفت کے لیے راستے ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں, تو ان کو جی وی گیٹ دا پوائنٹ, وی انڈرسٹینڈ یور پرابلمز اینڈ لمیٹیشنز. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ انسانی زندگیوں کا, تو وی کین امیجن کہ جو بھی اس وقت ذرائع ہوں گے ان کو استعمال کیا جائے گا. ہیلی کاپٹر کی اشد ضرورت ہے, بیکاز دس از دا اونلی وے وی سی دس ورکنگ آؤٹ رائٹ ناؤ, بیکاز 10,000 فٹ کی بلندی ہے, 2,000 میٹر کا بتایا جا رہا, ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے, تو اٹس کوائٹ ہائی اپ دیئر. اور وہاں پر جو رسی کی حالت ہے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ نیچے سے ریسکیو کا کوئی ارینجمنٹ کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ایک کھینچ کے دوسری جگہ لے جایا جائے, لیکن بڑا نیکسٹ امپاسبل ہے. ہیلی کاپٹر سیمز ٹو بی دی اونلی وائبل 1122 کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی ٹیمیں روانہ ہو گئی ہیں, لیکن ہیلی کی بھی انہوں نے ریکویسٹ کر دی ہے. ظاہر ہے جتنی جلدی ہیلی پہنچے, جتنی جلدی ہیلی پہنچے اتنی لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے. ہماری وزیر اعظم صاحب سے اپیل ہے اس پہ جی صوبائی حکومت سے بھی, اور کمشنر جو ہزارہ ہیں ان سے بھی, تب سے ان سے اپیل کر رہے ہیں. کمشنر صاحب تو خود اپیلیں کر رہے ہیں. مسلسل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بھی طریقے سے جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے, 10 قیمتی جانیں جس میں بچے بھی شامل ہیں, اساتذہ بھی شامل ہیں, ان کی جانیں بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے اور مزید ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے. بالکل جی, اس حوالے سے ظاہر ہے کہ کوئی بھی مدد کی جا سکے, کے پی گورنمنٹ کر سکے, اور خاص طور پر ان کا کام بنتا ہے پھر وفاقی حکومت اس میں اپنا کردار ادا کر سکے. چیئرمین این ڈی ایم اے, ظاہر ہے این ڈی ایم اے کے پاس کافی ریسورسز ہیں, وہ اگر محکمہ چپ ان کر سکے, یا پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاک فوج اس میں کوئی مدد کر سکے, تو دیٹ وڈ بی گریٹ, بیکاز زندگیاں بچانا شوڈ بی دا کی رائٹ ناؤ. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. جی سو اب ایک بار پھر سے کرکٹ کی طرف, جی کرکٹ کی بات کرتے ہیں. اور سری لنکن کرکٹ میں ویسے تو بڑے لیجنڈری پلیئرز رہے ہیں, اگر بالنگ کی بات کریں تو کافی سارے. اچھا, کمشنر ہزارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے, اور یہ بٹگرام والی سٹوری ہے اسی حوالے سے. تھینک یو سو مچ سر. سر بتائیے گا, 5 گھنٹے سے زائد ہو گئے, لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کیا کیا گیا ہے؟ ہیلی کی ریکویسٹ کی گئی ہے, تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس وقت سلطان صاحب؟ جی ہم نے ہیلی کی ریکویسٹ کی تو پاکستان آرمی سے, تو دیر کائنڈ وہ اپنی تیاری کر کے ابھی فلائی کرنے والے ہیں, اور وہ ہیلی کاپٹر بھیجیں گے, اور وہ پھر ہیلی کاپٹر جو ہے, یہ بہت فار فلنگ ایریا ہے, کافی دور ہے, بٹگرام سے بھی یہ 3-4 گھنٹے آگے ہلی ایریا ہے, تو یہاں پہ وہ ہیلی کاپٹر فلائی کر کے بیسٹ پاسبل آپشن سے ریسکیو کرے گا. ظاہر ہے, اور وہ بھی اسی طریقے سے کہ کوئی سیڑھی وغیرہ اور اس طریقے سے لا کے اوپر سے شاید ان کو لے جائے, اپ لفٹ کیا جا سکے. باقی اس کے علاوہ تو کوئی آپشن زمین سے تو اب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی ہوگی یہ. جی وہ تو سطح سمندر سے بات کر رہے ہیں, لیکن اٹ سیلف بھی یہ کافی ہائی ہے, تو بیکاز اس کو لوکل چیئر لفٹ کو لوکل زبان میں ڈولی بولتے ہیں, جی تو اس لیے اس کی کوئی اس طرح کی الٹرنیٹو آپشنز نہیں ہے. یہ فار فلنگ ایریا میں جو ایک گاؤں والے ہیں, اپنے سامنے گاؤں والے میں آنے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا, تو کتنا ٹائم مزید لگ سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہیلی کی ریکویسٹ کی گئی ہے, اور ظاہر ہے وہ پروسیس میں بھی ہے. پاک فوج سے جی پاکستان آرمی بالکل انہوں نے بہت ہی پرامپٹ ایکشن لیا ہے. یہ 5 گھنٹے نہیں ہوگی, بیکاز کہ یہ ابھی تو تھوڑا ٹائم ہوا ہے, اور وہ ہیلی کاپٹر آلموسٹ انہوں نے بتایا کہ وہ ریڈی ہیں, اپنی ساری جو اکوپمنٹ وغیرہ وہ کر رہے ہیں, اور وہ ابھی امیجیٹلی فلائی کرنے والے ہیں. اچھا, یہ پتہ چل سکا ہے کہ کتنے افراد ہیں؟ کنفرمیشن اس حوالے سے آئی ہے. ہم 10 سے 11 افراد کو رپورٹ کر رہے ہیں, ان سے کوئی رابطہ کر کے ان کو تھوڑا سا کام ڈاؤن, ان کی تھوڑی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ جتنے پریشان ہوں گے رسک فیکٹر بڑھتا جائے گا. جی ایکچولی جو آن سپاٹ ہے وہاں پہ کوئی بھی نیٹ ورک, جو رائٹ جہاں پہ ڈولی کی روپس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی بھی انٹرنیٹ نہیں ہے, نیٹ ورک فنکشننگ نہیں ہے. تو ریئر کیس میں بعض دفعہ سگنل آ جاتے ہیں جس میں کسی آدمی کی اپنے ریلیٹیو سے بات ہو, تو جو ہمیں وہاں پہ فوٹوگرافس تو ملی ہیں, لیکن یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر 8 کی بات ہو رہی ہے کہ جی بچے ہیں اور بڑے ہیں, پر 8 کی وہ بات کر رہے ہیں, بٹ جو فوٹوگرافس ہیں اتنی کلیئر نہیں ہے. 8 کی بات کر رہے ہیں آپ نے ابھی تک یہ بتایا. اور لیکن یہ بتائیے گا, اب ظاہر ہے یہاں پہ یہ طریقہ کار ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا, جسے آپ نے کہا ڈولی کہا جاتا ہے, تو معلوم کیسے ہوتا ہے, یہ آئیڈیا الرٹ کیسے ہوتے ہیں انتظامیہ کے جی کوئی مشکل میں پھنس گیا ہے, اسے مدد کی ضرورت ہے؟ یہ جب بھی لوکلز کا اس طرح کچھ روپ وغیرہ بریک ہوا ہے, تو پھر وہ جو نیئرسٹ پولیس کا اسپاٹ ہوتا ہے اس پہ آ کے وہ بتاتے ہیں,
बट अभी ये जो पुलिस के स्पॉट को बताते हैं, जो चौकी होती है नियरेस्ट, वहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ से फिर एडमिनिस्ट्रेशन को और मैनेजमेंट को पता लग जाता है। अच्छा, और आप कितने पुर उम्मीद हैं? हम तो दुआ गो हैं जल्द से जल्द इनकी जाने से, वो आप कितने पुर उम्मीद हैं सुल्तान साहब? इंशाल्लाह जी 100% पुर उम्मीद हूँ, और पाकिस्तान आर्मी के माशाल्लाह हेलीकॉप्टर जो है वो प्रोफेशनल लोग फ्लाई करते हैं, और इंशाल्लाह ये है तो काफी हाइट पे है और मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह 100% पूरी उम्मीद है जी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है सुल्तान साहब, हम आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कमिश्नर हजारा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने निगरान हुकूमत से भी हेलीकॉप्टर मांगा था। अभी यह है कि स्विफ्ट एक्शन के लिए पाक फौज से उन्होंने मदद की अपील की है, तो अब वहाँ से इन्हें बताया गया है कि दे आर रेडी टू फ्लाई, और जाहिर है कि जो डिस्टेंस होगा एयर डिस्टेंस वो भी कवर करके यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। लेकिन ये 100% श्योर के उनको बचाया जा सकता जी है। जी बिल्कुल बचाया जा सकता है, क्योंकि यही ऑप्शन होता है। बस खुदा से दुआ यही है, अल्लाह ताला से दुआ यही है, उम्मीद यही है कि जहाँ इतनी देर उस रस्सी ने ये बर्दाश्त कर लिया, वहाँ पर मजीद जी ये रुक जाए, क्योंकि बुलंदी खासी है यहाँ से, खुदा न खास्ता कुछ ऐसे वाकया हो तो फिर बचने के इम्कान कम होते हैं कि वहाँ पे जो उसके अंदर लोग फंसे हुए हैं, उनकी क्या हालत होगी, खासतौर मासूम बच्चे और जो मेरे ख्याल में स्कूल जाने के लिए रवाना हुए होंगे, क्या सूरत हाल होगी, क्या सोच रहे होंगे। जाहिर है वो वहाँ पे ऐसे हम सिर्फ कह सकते हैं कि स्ट्रेस में होंगे, लेकिन जब आपकी जिंदगी पर आई हो बात और आपको पता ना हो कि मदद हो सकती है कि नहीं हो सकती है, जाहिर है उनसे कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा। ये तो हम और अच्छा, ये चीज मैंने भी सदफ विटनेस की है कि जब गाँव या देहात में, ऐसे देहाती इलाकों में आप जाएं, पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पर बहुत कम ऐसे मोबाइल कैरियर्स होते हैं जिनके सिग्नल्स आ रहे होते हैं, और वो भी आ जा रहे होते हैं। तो आप और हम डिस्कशन कर रहे हैं ना कि यहाँ से हमने 11 22 वालों से बात कर ली, आर्मी का हेलीकॉप्टर जी रवाना किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को अभी तक इस बात का कोई आइडिया नहीं है। तो मैं इनके लिए जरिए हम सब दुआ करें, अपील कर रहे हैं कि दुआ करें आप लोग, और इनकी जिंदगियां महफूज हो जाएं। ये 10 कीमती जाने या 8 कीमती जाने अगर बचाई जा सकती हैं तो पूरी कोशिश करना जरूरी है, जितना जल्दी मुमकिन हो सके, कि जितनी जल्दी, टाइम इज एवरीथिंग, वक्त बहुत मैटर करता है ऐसी सूरत हाल में कि कितना स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया जाए। सारी सूरत हाल में हमने कोशिश ये की कि हमने कमिश्नर हजारा से भी बात करने की कोशिश की, अपील की अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से, और उम्मीद अब जाग गई है कि इन लोगों को बचा लिया जाए इंशाल्लाह। तो जी प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। शाद रहिए, आबाद रहिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।